नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे बीच फाइनली एक ऐसे शख्स जिनको मीरा भाईंदर में कोई जान पहचान की ज़रूरत नहीं है, कोई नाम की ज़रूरत नहीं। जब जब बात उत्तर भारतीयों की आई, जब जब बात एक यूथ की आई, जब जब बात अत्याचार से लड़ने की आई, तब तब हमारे भैया विक्रम प्रताप जी, जो कि विक्रम प्रताप सिंह के नाम से बहुत ही ज़्यादा मीरा भाईंदर में चर्चित है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो फाइनली आज हमारे बीच में आ चुके हैं। तो विक्रम जी कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते। मैं आरजे रजनीश के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि ये ब्रॉडकास्ट जो ये हमारा ये इंटरव्यू चैनल है, तो किसी दिन बहुत बड़ा चैनल ये बने जी, और बड़ा चैनल बने और मेरा भी प्रमोशन हो, मैं भी बड़ा बनूं जी, और भी हमारे जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, जिस विषय के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं जी, तो मैं शुभकामना देता हूँ और आप जैसे युवाओं का शुभकामना मैं लेता हूँ जी। तो आरजे के सभी दर्शकों को, आरजे रजनीश के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। और आज बॉलिंग यूथ जी की तरफ से आएगा और मैं भी कहीं ना कहीं यूथ हूँ, यंग हूँ जी जी, नो डाउट। और मैं अपने माध्यम से, अपने लहजे में मैं सच्चाई व्यक्त करने का मैं कोशिश करूँगा जी। भैया जिसे कहा जाता है विक्रम प्रताप सिंह, ये नाम में मतलब इतना वजन लगता है, इतना दम लगता है। जैसे हमने राजा भैया का नाम सुना यूपी में, एकदम वजनदार नाम है, वैसे विक्रम प्रताप सिंह ये भी बहुत ही वजनदार नाम लगता है। ये प्रताप सिंह ये क्या है, मतलब इसके पीछे का रहस्य क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि वजन नाम में नहीं होता है, वजन काम में होता है। बहुत अच्छी बात। और जब काम में वजन होता है, नाम माँ बाप ने अगर वजन से रखा होगा, दिल से रखा होगा, तो सूट कर जाता है। तो राजा भैया तो बहुत बड़े नेता है, आइकॉन है हमारे नॉर्थ के। तो लेकिन थोड़ा लोगों का प्यार, आशीर्वाद और हमारा जो जीवन का दिनचर्या रहा है, जो काम रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप जैसे युवाओं को, अगर आप जैसे पत्रकार पढ़े लिखे लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए एक एसेट्स है जी। और मेरे लिए वो हमारा एक इनाम है कि नाम हमारा सूट कर रहा है काम के हिसाब से जी। तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो हमारा जन्म है, जो हमारा पहचान है, हमारे माँ बाप हैं, जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, जिस पार्टी में हूँ, जिस समाज में हूँ, मैं वहाँ पे कुछ अच्छी चीजें हम करते रहे ताकि उस नाम का सार्थकता जो है बना रहे जी। तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी है। और विक्रम प्रताप, प्रताप मेरा ही नाम है, विक्रम भी मेरा ही नाम है जी जी। मेरे पिताजी के फादर का नाम है रमापति सिंह, तो विक्रम प्रताप आर सिंह में हूँ। तो विक्रम प्रताप से बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, प्रताप शायद फादर का नाम, फादर का नाम रमापति सिंह है जी। तो ये मेरा नाम, पूरा नाम विक्रम प्रताप आर सिंह है, रमापति सिंह है। ओके, एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपने डाउट क्लियर किया मीरा भाईंदर के लोगों के लिए। भैया जैसे हम लोग देखते हैं कि मतलब एक उत्तर भारतीय के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है मुंबई महाराष्ट्र जैसे शहर में आके इतना बड़ा नाम करना। आप बहुत ही स्ट्रगल किया अपने पॉलिटिक्स में, बिजनेस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल हुआ, उसके बारे में कुछ बताएंगे व्यूअर्स को? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि व्यक्ति ठान लेवे तो कुछ भी इम्पॉसिबल हो, और डिफिकल्टीज तो निश्चित तौर पे आती है और आना भी चाहिए जो है, क्योंकि एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिलती है। ये बिल्कुल गलत बात है कि रातों रात कोई जो है व्यक्ति सफल लीडर बन जाता है, या रातों रात कोई व्यक्ति सफल बिजनेसमैन बन जाता है, या सफल व्यक्ति बन जाता है। सबका एक साधना है, सबका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा आपको जी। कि हम बीज बोएंगे तो कोई फसल जो है 3 महीने में उगता है, तो कोई झाड़ जो है बोएंगे तो कोई वो 5 साल में फल देता है, या नेचर का हो, या प्रोसेस हो, या आज हम बगीचे में फूल लगाएंगे तो वो पौधा बनेगा, पौधा में फिर फूल बनेगा, फिर फूल हम तोड़ेंगे, फिर वो दूसरा पौधा फूल आएगा। तो वैसे ही व्यक्ति का जो होता है ना, वो प्रोसेस होता है जी। जैसे हम माँ के गर्भ में पहले गर्भाधान होता है, आते हैं, और वो फिर हम 9 महीने बाद एक शिशु के रूप में हम पैदा होते हैं, फिर वो बच्चा जो है बालक बनता है, बड़ा बनता है, वो प्रोसेस है जीवन का। और यंग बनता है, यंग बनने के बाद फिर उसके बाल पकने लगते हैं, फिर वो जो है अपने बुढ़ापे की तरफ जाता है, और एक दिन वो जो है इस अपने जीवन को जो है धीरे धीरे छोड़ देता है। तो वैसे ही सफलता और असफलता है जी। सफल होने के लिए उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। चाहे आप सफल व्यवसायी बनेंगे तो भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है,
सफल लीडर बनेंगे तो भी, और असफल भी अगर आप होते हैं तो भी आपको उस प्रोसेस में उतना ही मेहनत करना, क्योंकि सफलता और असफलता माइक्रो लेवल का उनका अंतर है। वो माइक्रो लेवल में वहां पे आपका लक काम करता है, आप सफल में गिने जाएंगे, और कहीं ना कहीं लक आपका पीछे रह जाता है, तो थोड़ा सा असफल के क्राइटेरिया में आते हैं। लेकिन फिर भी आपका जो अनुभव होता है, व्यक्तिगत अनुभव होता है जीवन का, आपके जर्नी का, जितना सफलता नहीं सिखाता उससे ज्यादा असफलता सिखाता है, क्योंकि हम जैसे युवा दोनों हमने रस चखा है, और उल्टा मैं कहता हूं असफलता का रस राजनीतिक रूप से मैं ज्यादा चखा है। तो मैं बोलता हूं कि मेरा अनुभव थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, क्योंकि जो ठहराव मन में आया है, हमारे कामों में आया है, वो सफलता की वजह से नहीं आया जी, असफलता की वजह से आया है। और मुझे ऐसा मैं मानता हूं कि जीवन में सफलता के साथ साथ असफलता भी निरंतर व्यक्ति को मिलते रहना चाहिए, क्योंकि असफल जब तक हम नहीं होंगे ना, तो सफलता का जो है जो रस है, उसका जो वैल्यूज है, वो हमको खुद को नहीं मालूम पड़ेगा। और जब असफल होने के बाद सफलता मिलता है तो उसके वैल्यूज को हम बहुत पकड़ के रखते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं, और उसको हम फिर से आगे बढ़ाते हैं, फिर वो छलांग लगता है। और किसी का, मेरी तो वो अभी छलांग हो सकता है कुदरत हो सकता है कि लगे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि व्यक्ति के अंदर ठहराव आता है असफल होने के बाद। जी भैया, हम लोग जैसे देखते हैं कि जब किसी को पॉलिटिक्स में एंट्री करना होता है तो लोग कहते हैं कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होना चाहिए वो पॉलिटिक्स के में एंट्री करने के लिए। और आप तो मतलब बहुत ही पुराने टाइम से पॉलिटिक्स में हैं, और ऐसा है कि वो टाइम पे मतलब ऐसा था कि आपने स्ट्रगल ही बहुत किया, आपकी जितनी पूंजी थी सारी पूंजी आपने लगा दी, उसके बाद में भी कुछ कुछ जगहों पे आपको असफलताएं मिली, तो वहां से आपने कमबैक कैसा किया? ऐसा रजनी जी, बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन रहा कि व्यक्ति को फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल ये बात गलत है कि आप फाइनेंशियली एकदम स्टेबल हो जाएंगे तो ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और पैसा रहेगा तो ही आप सब कर पाएंगे। बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है जी। मेरे हिसाब से जो है इच्छा शक्ति सबसे बड़ा एसेट्स है राजनीति के लिए और पॉलिटिक्स के लिए, जो है सोशल काम के लिए। आपके मन में अगर इच्छा शक्ति है कि मुझे सोशल काम करना है, मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, तो बिल्कुल आत्मचिंतन करना चाहिए सबसे पहले। क्या आपका जो है फैमिली बैकग्राउंड, आपके पर्सनल बैकग्राउंड से आप न्याय कर रहे हैं क्या? आप अगर फुल टाइम पॉलिटिशियन बन जाते हैं और आपके बूढ़े माँ बाप, आपके छोटे भाई बहन या आपकी पत्नी, आप वो सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो मेरा मानना है कि पहले आप स्टेबल हो जाइए। पहले अपने जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक माँ बाप पैदा करते हैं हमें एक व्यक्ति बनने के लिए, तो पहले व्यक्ति बन जाइए। उनका लालन पालन, माँ बाप का जो भी है घर होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनका जो वो एक अपेक्षा होता है बुढ़ापे में एक सहारा, वो अगर आपने अपना दायित्व पूरा कर लिया, आपकी लायबिलिटी है, छोटा भाई है उसका पढ़ाई लिखाई, या आप अगर शादीशुदा है, आपकी पत्नी है, तो उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटियों का बेसिक क्राइटेरिया आपको पहले पूरा करना चाहिए। और वो आप पूरा करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मैं समाज को मेरा वो भाव दे सकता हूं, या समाज से वो हम रिस्पेक्टेड जो है पोस्ट, या वो समाज से हम जो है मुझे मिलना चाहिए कि मैं एक लीडर के तौर पे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए, मुझे भी लोग जानने चाहिए, तो फिर उसके तरफ आपको जाना चाहिए। लेकिन सतत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहला है आपका जीवन, आपका जीवन जो है, और आपके माँ बाप का, आपके परिवार का, तो चीजें वो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होना चाहिए। उसे पूरा करने के बाद आप बिल्कुल राजनीति में आइए, और उसके बाद आपको आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है, आपके अंदर अगर जो है वो संकल्प है, क्योंकि राजनीति मेरे नजर में एक साधना है, एक तपस्या है, एक पेशेंस है। वो आपको उस प्रोसेस से लड़ना पड़ेगा, उस प्रोसेस में आपको जलना पड़ेगा। वो आपका मन स्थिति
बिल्कुल बना के फिर आना चाहिए जो है। और मैं इस MMR रीजन में या मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में अगर आपको राजनीति में आना है तो पैरेलल आप जो है आपका पहला जो है, क्योंकि हमारे जब पूर्वज आए होंगे यहाँ तो कारोबार करने के लिए आए होंगे, रोजी रोटी के लिए आए होंगे, या हम आए होंगे तो हम सबसे पहला हमारा ये, मैं यहाँ पे MLA या नगर सेवक या मेयर या मिनिस्टर बनने के लिए पहले दिन नहीं आए। पहले दिन हम अपने रोजगार के लिए आए होंगे, अपने व्यवसाय के लिए आए होंगे, अपने जीवन को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए होंगे। लेकिन रोजगार मिला होगा, व्यवसाय मिला होगा, व्यवसाय से जब हमारा जो है पारिवारिक चक्षु जो होता है उसे पूर्ति करने के बाद जो है मुझे लगा होगा कि नहीं मुझे सोशल में जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक भूख होता है, सोशल भूख होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, उस ईश्वर ने उसको डाल के भेजा है तो अपने अपने सेक्टर में उसको योगदान देना चाहिए। तो उसी तरीके से वो भूख रहता है। लेकिन पहले अपना भूख, अपने परिवार का भूख, अपने माँ बाप का अपेक्षा, परिवार का अपेक्षा पूरा करने के बाद आपको समाज को देना चाहिए। क्योंकि समाज को आप दे रहे हैं और परिवार भूखा है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो मैं युवाओं को हमेशा मैं कहता हूँ कि आप या तो फिर स्वच्छंद होके आ जाइए, मोदी जी के जैसे, योगी जी के जैसे, मायावती जी के जैसे और ममता बनर्जी जी के जैसे, कि हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, हमारा कोई एकदम जो है जीवन का, हम छात्र जीवन से है जो है पूरी राजनीति के संकल्पना जैसे संघ के लोग करते हैं, RSS के लोग करते हैं, अविवाहित होके अपना, अगर आपने पारिवारिक दायित्व को में प्रवेश कर गए, माँ बाप के बाद आपकी पत्नी होती है, आपका भाई होता है, आपका पुत्र होता है, उसमें अगर क्राइटेरिया में प्रवेश कर गए तो आपका पहला फर्स्ट लायबिलिटी होता है आपका परिवार आपका सहमत होना चाहिए आपके कामों से, तो ही जाके जैसे हमने किया है तब जाके हमारा परिवार। हम एक विक्रम प्रताप सिंह अकेला नहीं है, उसमें हमारे माँ बाप का भी हाथ है, योगदान है, आशीर्वाद है, उनका भी त्याग है, तपस्या है, मेरे भाई का है, सगे भाई का मृषन सिंह सिवा का त्याग और तपस्या है, मेरी पत्नी का त्याग और तपस्या है, और हमारे जो भी व्यवसायिक पार्टनर होंगे जो मेरे, वो भी चाहे होंगे, वो उन्होंने भी हमारे हिस्से का काम वो किए होंगे, मेरे हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई होगी, मेरे जगह मीटिंग में वो गए होंगे, मैं तो लोगों के बीच में हूँ ना। जी जी। हो सकता है कि मैं अपने परिवार का वो व्यक्तिगत चीजें जो है मैं भी मिस किया हूँ, कि मेरे घर का जन्मदिन मैंने शायद कभी टाइम पे नहीं मनाया होगा, लेकिन बाहर हमें जन्मदिन मनाने जो है दूसरे का मनाने हमें टाइम पे पहुंचना है, तो ये त्याग है। तो ये त्याग अकेले का नहीं होता है। व्यक्ति जो मेरे से बहुत आगे हैं, बहुत सफल लोग हैं, सफलतम लोग हैं, हर लोगों को मैं बोलता हूँ एक ही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, चाहे वो अच्छा लीडर हो, थोड़ा कम खराब हो, या जो भी हो, बुरे हो, सबको प्रोसेस एक ही है। ये बिल्कुल पेशेंस और त्याग और तपस्या का फील्ड है। जी। अब भैया जिसे जब प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे चीज़ों को एट ए टाइम फेस करना पड़ता है, और ये भी कहा जाता है कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, जी, मतलब आपको पूरा घेर लेती है, तो वो चीज़ को आप कैसे टैकल करते हैं, मतलब आपका माइंडसेट क्या होता है कि कैसे इस चीज़ से निकलना है? मुझे देखिए वो तो जीवन में एक बहुत बड़ा लेसन है, और वो हमको वो चीज़ों में हमेशा तैयार होना चाहिए कि जब ईश्वर ने हमें एक पुरुष के रूप में, मर्द के रूप में जब हमें भेजता है तो कुछ रोल प्ले करने के लिए भेजता है। ईश्वर का एक रचना संरचना है, सबको अपना अपना पार्ट, जैसे कोई मूवी बनाते हैं ना, जो प्रोड्यूसर होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो तय करता है कि आपको हीरो बनना है, आपको विलन बनना है, आपको, वैसे कुदरत हमारा जीवन रचना जो है ना, हम बनाते ही नहीं, क्योंकि हम गोरा हो जाएंगे, हम काले हो जाएंगे, हम लंबे हो जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे, हम इतना वर्ष हमारा आयु, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमको कोई अदृश्य शक्तियां चलाती हैं, ये मानना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद भी साइंस को तो हमें ये तय करना पड़ता है। कोई कितना भी साइंटिस्ट होगा, और लास्ट में वो कुदरत के ऊपर सारी चीजें छोड़ देता है। उसी तरीके से तो वो व्यक्ति का नैसर्गिक जो है ना एक नेचर होता है, और वही तो हमारा टर्निंग पॉइंट तैयार होता है। सफलता असफलता जो है, सफल व्यक्ति असफल व्यक्ति, वहां पे जो है तय होता है कि आपको प्रॉब्लम आता है, आप उसको किस तरीके से फेस करते हैं, आप जो है उसको कितने अच्छे तरीके से जो है हैंडल कर ले जाते हैं। वहां पे आप कहीं ना कहीं वहां पे जो है बिखर तो नहीं गए, टूट तो नहीं गए, होपलेस तो नहीं हो गए, आप रिटर्न तो नहीं गए, क्योंकि आपको सफलता थाली में सजा के कभी नहीं न कोई देगा, न कुदरत देगी। जो है आप उसको फेस करके आप आगे बढ़ते जाएंगे,
बिल्कुल जो है अगला पड़ाव, मंजिल लोग उसको कहते हैं, लेकिन मंजिल कुछ रह नहीं जाता है। जी जब आप अपने मंजिल पे पहुंचते हैं तब वो पड़ाव लगता है, जी क्योंकि उस मंजिल से फिर एक मंजिल, दूसरा मंजिल फिर से आपका वो इंतजार करता है, और आपको भी फिर अगला मंजिल जो है ना आपको याद आने लगता है। जी वो पड़ाव होता है, जिसको हम मंजिल आज कह रहे हैं, वो पड़ाव होता है। फिर वहां से एक दूसरा मंजिल जो है व्यक्ति जो है खुद से तैयार कर लेता है। तो वहां पे पेशेंस आपको रखना पड़ता है, कितनी स्मार्टली तरीके से आप परिस्थितियों को टैकल करके आगे बढ़ते हैं। जो नहीं कर पाते टैकल, वो रुक जाते हैं, वो पीछे मुड़ जाते हैं। यहीं पे व्यक्ति का परीक्षा होता है। जी जी। अब भैया हम लोग आपको देखते हैं मतलब एकदम फिट फाइन ये एज में, और बेपाक, कभी भी कोई भी टॉपिक पे आप मतलब ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा भी घबरा गए आप बोलते हुए, और जो चेहरा भी है वो हमेशा ग्लो करते हुए रहता है आपका। ये आपकी खूबसूरती का राज क्या है? ये तो हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे पैदा किया है ईश्वर ने, और मैं मेरी माँ को, मेरा बड़ा हूँ मैं, मेरा स्वभाव भी है और मेरा शकल और कलर भी है। जी। मेरी मम्मी बहुत ही आध्यात्मिक एक महिला है, और उन्होंने बहुत कुछ जीवन में सिखाया है। आत्मविश्वासी बनना जो है अगर कोई सिखाया तो हमारी माँ ने सिखाया है हमें। और बिल्कुल वो देवी की साधना में हमेशा रहती हैं, आशीर्वाद देती है। और कभी माँ ने, हमारी माँ या पिताजी ने नहीं कहा कि आप जो है बहुत पैसा कमा के आओ, या कोई ऐसा प्रेशर उन्होंने नहीं दिया, लेकिन माँ ने हमें हमेशा जज्बा दिया है कि बिल्कुल जो है समाज में जाओ, अच्छा काम करो, अच्छा नाम करो, सफलता जो है आपको एक दिन जरूर मिलेगा। और मेरा अगर इच्छा है कि नहीं है कि मैं बड़ा पॉलिटिशियन बनूं, लेकिन मेरे माँ का इच्छा जरूर है जी। तो मैं मेरे से ज्यादा मैं मेरे माँ और मेरा जो एक पैशन है उसे पूरा करने के लिए काम करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल गर्व से कहता हूँ कि मैं उन संत रविदास जी जो के बारे में आप सुने होंगे, रविदास जी या गांधी जी, चरखा चला के जो है ना हम क्रांति लाते हैं। जी। मैं बोलते कि क्रांति एक विषय हो गया, चरखा चलाना हमारा एक विषय हो गया। तो मैं व्यवसाय बचपन से, जब से मैं हमारे इस माया नगरी हमारी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे हम आए हैं, तब से जो है व्यवसाय को हम मेरा मूल विषय रखा है। और व्यवसाय के बाद जो है राजनीति, जो मेरा सोशल, मेरा जो ये अपना सेवा का क्षेत्र है, वो मेरा पैशन है, उसको मैं दूसरा विषय रखा है। मिसमैच में बहुत कम करता हूँ, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। व्यवसाय के जगह होना चाहिए, राजनीति के जगह होना चाहिए। कुछ लोग उसको जो है मिक्स कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, लोगों के लिए भी गलत है, और हमारे खुद के जो हमारा जमीर होता है, जिसे हमें कहते हैं कि हमारा वो विश्वास लोगों का, वो भी गलत होता है। बिल्कुल व्यवसाय करते रहे और अपना पॉलिटिक्स, अपना सोशल काम जो है आप पैरेलल करते रहिए जो है। और कभी कभी टकराव होता है, कुछ चीजें टकराती है, कुछ चीजें एलिगेशन में आती है, लेकिन बाद में लोग समझ जाते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति का जीवन जो है ना बड़ा साफ है जी, और लोग मान लेते हैं जी। चंद समय तक जो है कुछ कोई आपके विरोधी होंगे, जो आपको नहीं चाहने वाले होंगे, वो आपको एलिगेशन वगैरह कभी कभी लगाते हैं, लेकिन आप अगर सच्चे हो तो एलिगेशन लगाने वाला भी जो है ना आड़ में कहेगा नहीं मैं गलत कर रहा हूँ जी। और आज नहीं तो कल उसका जो है सफाई होता है जी। भैया कौन से एज पे आपको ऐसा लगा कि मतलब मेरे को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और क्या देख के मतलब आप ऐसा प्रेरित हो गए अंदर से कि नहीं अभी मेरे को पॉलिटिक्स में जाना ही चाहिए? जी देखिए, मैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि मुंबई जो शहर है, ये हमारे परिवार का बड़ा पुराना नाता है जी। हमारे पूर्वज जो है, फोर फादर, हमारे दादाजी के पिताजी और उनके बड़े भाई अंग्रेजों के टाइम में 1918 में आए थे, 1918 में। तो 106 साल का संबंध है, 107 साल का संबंध है हमारे इस मुंबई की धरती से। तो तब वहां से वो उन्होंने आए। अंग्रेजों के टाइम में कुछ फ्रीडम फाइटर का मदद हमारे जो है पूर्वजों ने किया था। तो जमींदारी सिस्टम गांव में हुआ करता था, अंग्रेजों ने हमारी जमींदारी को छीन लिया उस समय जो है। तो हमारे बाबा 4 भाई थे, तो 2 भाई बोले अभी क्या करना है, एक ही दिन में जमींदार से फकीर हो गए, मतलब गरीब हो गए। अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया जो है सब, सारा जमींदारी हमारे दूसरे जमींदार को दे दिए, तो ये लोग जीरो हो गए। तो पता है ना, मुंबई में जो भी आया, चाहे राजस्थान से या साउथ से या नॉर्थ से, जहां से भी आया, या महाराष्ट्र के दूसरे क्षेत्रों में, वो अभाव में आए होंगे।
कोई प्रभावी व्यक्ति यहाँ पे बहुत कम लोग आए, चाहे इवन धीरू भाई अंबानी आए होंगे एक समय में, तो भी कहीं ना कहीं भूखे पेट आए होंगे, अभाव में आए। तो उस समय हमारे पूर्वज अभाव में आए यहाँ पे। और दो हमारे सीताराम, स्वर्गीय सीताराम साधु जी हमारे बड़े बाबा आए और आके वहां पे काम धाम जो भी किए होंगे, बाल ब्रह्मचारी थे, सात्विक, हम लोग वेज, प्योर वेज परिवार से, राजपूत हम जरूर हैं लेकिन हम लोग सात्विक हैं। तो उस समय आए तो महालक्ष्मी मंदिर जो है ताड़देव, वहां पे वो आए और वहां पे आके जो है महालक्ष्मी माता का जो है उन्होंने खूब बड़ा और भी स्वरूप बनाया और वहां पे ट्रस्ट बनाया, वहां पे साधु बिला बनाया, वहां पे गौशाला खोला उन्होंने, केम्स कॉर्नर ताड़देव। तो हमारा बैकग्राउंड वहां से है। लेकिन मेरी जो शुरुआत, तो मेरे पिताजी का भी बर्थ यहाँ पे है। 1946 में उन्होंने मुंबई में पैदा हुए, मारवाड़ी विद्यालय में पढ़े और उस समय 4 व्हीलर में स्कूल जाते थे। उस समय बहुत गाड़ियां वगैरह लोगों के न के बराबर हुआ करते थे, लेकिन पूर्वज यहाँ पे मेरे बहुत ही सक्षम थे। वहां से फिर पिताजी मेरे जो है 79-80 में जो है उनको राजनीति का एक शौक जगह जो है मुंबई से, वो हमारा जो मूल स्थान है उत्तर प्रदेश का जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ग्राम प्रधान जो है बनने, क्योंकि हमारे एक छोटे बाबा वहाँ पे ग्राम प्रधान थे। उस समय उन्होंने रिटायरमेंट लिया, बोले नहीं कोई यूथ आवे हमारे मुंबई से और वहाँ पे, तो वहाँ पे वो ग्राम प्रधान जो है सरपंच वहाँ पे 82 में वो बने। मैं 83 में मेरा बर्थ हुआ। तो मेरा पढ़ाई बेसिक शिक्षा हमारे जो है जौनपुर शहर में हुआ, लखनऊ में हुआ। उसके बाद फिर मैं जो है ग्रेजुएशन मैंने टीडी कॉलेज से किया और टीडी कॉलेज का, चूंकि वहाँ का उस समय कॉलेज का माहौल भी ऐसा होता था कि या तो छात्र राजनीति में जाते या संगठन की राजनीति में। मैंने संगठन की राजनीति में, मैं वहाँ पे तिलकधारी महाविद्यालय में मैं गया और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का सबसे पहले मैं सदस्य बना। मैं वहाँ के जिले का सेक्रेटरी बना, फिर जनरल सेक्रेटरी हुआ, ये यंग एज में 18-19 सालों में। और 20 साल में मैं ग्रेजुएट हो गया 2001 में। और 1 के बाद वहाँ पे विधानसभा, हमारे यहाँ हमारा जो नेटिव प्लेस है उसमें BLC विधानसभा हुआ करता था। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य था, मैं अपने विधानसभा का प्रभारी हुआ मैं युवा मोर्चा का। तो BHU के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट थे देवानंद सिंह जी, वो वहाँ पे चुनाव लड़े। तो उनके साथ मैंने पूरा एक तरह से पूरा मैनेजमेंट में 21 साल का होने के बाद भी जो है मैं मेरे पूरे कॉलेज में, क्योंकि वो वाराणसी थे और मैं लोकल था, तो मैंने पूरा इलेक्शन मैनेज किया जो 21 ईयर के एज में। और इलेक्शन वो हार गए थोड़े वोटों से, 8,000 वोटों से 2002 का विधानसभा। उनके हारने पे मेरे मन में बड़ा थोड़ा सा होपलेस हुए हम जो है, क्योंकि हम 21 साल का एज है, ऐसा लगा कि नहीं हमारे हमसे बड़े थे और 7-8 साल 10 साल उम्र में, कि देवानंद जी इलेक्शन हार गए, अभी हम क्या होगा, अभी हमारा करियर कुछ नहीं है वो। और हमारा पृष्ठभूमि मुंबई था, तो उस समय तक ऐसा लगा नहीं कि हम मुंबई में आके बिजनेस करेंगे, मुंबई में आके पॉलिटिक्स करेंगे। ऐसा लगता था कि नहीं, मुंबई में तो हमारे घर के बहुत लोग हैं, मैं यहीं पे सोशल करूंगा, यहीं पे काम करूंगा। और उस समय, उसके पहले मैं जब 11वीं में था तो 98-99 में लखनऊ में वाजपेयी जी का दर्शन हमारा हुआ था बड़ा करीब से। मैं उनका पांव छुआ था, व्यक्तिगत जो है बातचीत हो पाया था कि हमारे एक चाचा जी थे, उनके माध्यम से। तो उस समय मेरे मन में एक आवेश जैसा आ गया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे भाजपा के लिए काम करना है, समाज के लिए मैं लीडर बनूंगा, ऐसा मन में। और पिताजी चूंकि प्रधान रहे, सरपंच रहे, तो थोड़ा सा देख देख के मन में वो जिज्ञासा, सामाजिकता जो है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा समरसता है हमारे गाँव में, हमारे यहाँ कोई जाति का भेदभाव कुछ है नहीं, कुछ सब गरीब अमीर सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे के जरूरत में काम आते हैं। चूंकि हमारे परिवार में सक्षम थे हमारे पूर्वज पहले से, तो लोगों का मदद का भाव जो है हमेशा रहा है। कभी हम छुआछूत नहीं माने। हमारे मंदिरों पे, हमारे गांव में ब्राह्मण परिवार है लेकिन वो पूजा नहीं करते, दलित परिवार हमारे मंदिरों पे पुजारी के रूप में पूजा करते, वो सब शाकाहारी हैं, सरोज बिरादरी के हैं लोग। तो हमारा एक बड़ा समरसता वाला जो है बैकग्राउंड रहा है, कभी वाद विवाद नहीं, कभी जातियों का हुआ है, यादव, राजपूत और सभी दूसरे लोग। तो हम लोग उस बड़ा समरसता वाले भाव में जो है हम लोग जिए। तो वहां से भाव निकला। लेकिन वो इलेक्शन हारने के बाद फिर ग्रेजुएशन हो गया, फिर हमारे पिताजी और बाकी लोगों का हुआ कि नहीं अभी बिजनेस में जाना। तो मैंने वेस्ट ऑफ टाइम मेरे जीवन में कभी नहीं, होश जब से संभाला मैंने, आज दिन तक यहाँ बैठा हूँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत, मैं उसको महत्व देता हूँ। और हर युवाओं को मैं कहता हूँ कि जीवन में कुछ पाना है तो समय का कीमत आप कर लो। आप टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल जो है उस पर आप अपने जीवन को रखो कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना, आज रात को क्या करना है, कल सुबह क्या करना है, पर ये बिल्कुल आप इसको तय करिए। चाहे आप व्यवसाय करते हैं तो भी और सोशल काम में है तो भी जो है
अभी मैं उस विषय पे आऊंगा कि सोशल में हमारे एज पे जब मैं आया, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जो है जी ये मैं बताऊंगा युवाओं को, क्योंकि मुझे उस चीजों का बड़ा मुझे फेस करना पड़ा। मैं नहीं चाहूंगा जो है कि दूसरा कोई युवा जो है जो मुझे सुन पाए वो फेस करे जो है, क्योंकि हर कोई संभल नहीं जाता है। मैं ठीक है कम ज्यादा संभल गया, ये बड़ा रिस्की काम है ये जी, जीवन का। तो मैं 2002 में मुंबई में आया, तो मुंबई में मेरे परिवार के लोग थे जो है, अब चूंकि भाई पुराने लोग हैं, सेठ जी लोग थे जो है, तो हमने आया देखा जो है, चूंकि मुंबई में हम लोग हर छुट्टियों में आते थे, देखते थे, तो इस शहर मुझे कभी लगा ही नहीं था जो है कि नहीं ये शहर हमारा गांव नहीं है, ये हमारा गांव ही है, ऐसा हम लोगों को, क्योंकि पिताजी यहाँ, दादाजी यहाँ, सारे लोग, तो हमारे परिवार के लोग छुट्टियों में गांव में जाते थे घूमने के लिए, बच्चे हम लोग छुट्टियों में मुंबई आते थे, तो मुंबई का एक एक गलियां, एक एक तौर तरीका हमको मालूम था। और बाद में फिर जो है आने के बाद ऐसा लगा यार कि हम यहाँ आए हैं बिजनेस करने, क्योंकि जब मैं आया तो बिजनेस करने आया, रोजी रोजगार, तो मुझे लगा नीचे दुकान ऊपर मकान, ये क्या काम होगा, तो कुछ तो मेहनत होगा ही नहीं है, तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमने कहा, तय किया कि हम जो पुराने हमारे पूर्वज से वहां हम नहीं जाएंगे, वहां नहीं रहेंगे। फिर घर वाले बड़ा नाराज हुए, बोले कहाँ जाना है, बोले नहीं। फिर हमारा यहाँ पे मीरा भाईंदर में जो है हमारा यहाँ पे दुकान था, तो पिताजी का जो लिया हुआ था वहां तो था ही जो है, तो वहां पे हमने कभी जो है समय नहीं बिताया जो है। हमने नए जगह पे 2002 में मैं यहाँ पे मीरा रोड में आया, तो नया शहर था एकदम। 2002 का मीरा रोड जो हमको सुन रहे होंगे या जान रहे होंगे, देख रहे होंगे कि मीरा रोड तो बिल्कुल जो है उस समय जो अभी दिख रहा है उसका जो है 20% डेवलप हुआ था। शांति नगर, थोड़ा शांति पार्क, बस, बाकी कनकिया बिल्ड, इंद्र लोग वगैरह पूरा खाली था। आया तो मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया। रेस्टोरेंट मेरे खुद के परिसर में, दुकान में, मेरे शॉप में, मैंने बड़े मेहनत से, और मैं इस धरती पे जब आया मैंने, तो मैं पूरे शहर को मैंने घूमा, गलियों में, ऑटो से मैं पूरा घूमता था, यहाँ के बारे में जाना, यहाँ के पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं अपने जनपद में मैं राजनीति करके आया था, तो मेरा जिज्ञासा तो वहां पे एकदम मैं आग लेके आया था। लेकिन मैं सोचा था कि नहीं, पहले मैं मेरे बिजनेस को स्टेबल करूंगा, उसके बाद जो है मैं राजनीति में कदम जरूर रखूंगा। पहले समझूंगा यहाँ का भाषा, यहाँ का बोल तौर तरीका, कौन सीनियर लीडर है, कौन जूनियर है, पार्टी कहाँ। फिर मैंने बीजेपी को खुदना भी साथ साथ में चालू किया। मैंने रेस्टोरेंट चलाते चलाते मेरा तौर तरीका, बातचीत जो है मैंने सीखा, और वहां से काम स्टार्ट करने के बाद सामाजिकता था, तो थोड़ा सा बिजनेस में भी उसका एडवांटेज बातचीत का मिलता था। बहुत वेल सेटल मेरा रेस्टोरेंट चलने लगा। फिर किसी ने आए, एक ठाकुर साहब थे जो है, उन्होंने कहा कि आप रेस्टोरेंट के लिए नहीं बने, आप और किसी के लिए बने। बोला नहीं अंकल, मुझे अब ये काम में जो है रेस्टोरेंट का चेन चलाऊंगा। बोले नहीं। फिर उस समय 2002 के लास्ट में कारपोरेशन यहाँ पे बिल्ड हुआ, और महानगर पालिका का चुनाव 2000, क्योंकि 2000 स्टार्ट में वहाँ विधानसभा हम लड़ा के आए थे। 2002 क्योंकि जनवरी में जनरली इलेक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, और मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इलेक्शन जो है लगभग सितंबर, अक्टूबर, अगस्त में होता है। तो तुरंत फिर वहाँ यहाँ 2002 का इलेक्शन भी हुआ। इलेक्शन खत्म होने के बाद मैंने देखा उस समय जो इलेक्शन लड़ते थे, तो मैंने थोड़ा सा अनजाने में ही काका से भी जाके, हमारे मीरा रोड आते थे तो मैंने मिल लिया, और डॉक्टर रेवले थे, रामनारायण दुबे जी थे, अजय कुमार सिंह जी थे, किशोर शर्मा जी थे, तमाम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे। मुझे याद आता है अभी कि मैं नया था, तो थोड़ा थोड़ा मैं कभी इलेक्शन में भी थोड़ा बहुत मैंने नाम के लिए काम किया, क्योंकि मैं नया नया शहर में था, और वही बीजेपी, वही कमल का फूल दिखा, मुझे लगा यार ये तो अपना ही है, अपना ही। तो मैंने योगदान, तो उस समय मुझे तो कोई पहचानता नहीं था, रेस्टोरेंट चलाता था, जाके थोड़ा काम करके आता था। इलेक्शन खत्म हो गया तो यहाँ पे महानगर पालिका का फॉर्मेशन हुआ। मायरा मंडोसा जी यहाँ पे उस समय मेयर बनी, गिलबर्ट जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय जो है मायरा जी। फिर मैं वहाँ थोड़ा, फिर यहाँ पे ऑक्ट्राई चालू हुआ। फिर मेरा जो है ऑक्ट्राई का मैंने लाइसेंस ले लिया महानगर पालिका से, और ऑक्ट्राई का बिजनेस मैंने चालू किया। ऑक्ट्राई का बिजनेस के साथ रेस्टोरेंट ऑक्ट्राई, वहां से मुझे डॉक्टर रेवले जी मिल गए, हमारे पड़ोस में रामनारायण दुबे जी मिले, अजय कुमार सिंह जी मिले, फिर रोहिदास काका जी मिले, और मुझे नाम से जानने लगे। तो मेरे लिए एक ऊर्जा हो गया, रोहिदास पाटिल जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष और इतने बड़े लीडर जो है, नगर सेवक हैं ये, और मुझे नाम से बुला रहा है, विक्रम, हाँ काका ठीक है। तो उतना मेरे लिए एक एनर्जी का बूस्टर का डोज का काम करता। तो फिर राजनीति में मैं काम कर, मुझे युवा मोर्चा का मीरा रोड मंडल का महामंत्री बना दिए, बाद में जो है मुझे आगे चल के मंडल अध्यक्ष बना दिए युवा मोर्चा का।
फिर मुझे जो है उत्तर भारतीय मोर्चे का जिला सचिव बना दिए, फिर युवा मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाए। तो मेरा राजनीतिक जर्नी जो है, और मैंने हमेशा सभ्यता और समरसता दोनों मैंने देखा। कांग्रेस उस समय मुजफ्फर हुसैन जी के डिप्टी मेयर हुआ करते थे कांग्रेस का, फिर मेयर बने, फिर राष्ट्रवादी के मेयर बने। माने बीजेपी बोले तो बीजेपी शिवसेना नहीं के बराबर यहाँ थे। 10-12 नगर सेवक आते थे, शिवसेना के 3-4 आते थे। लेकिन उस समय हम लोगों ने संघर्ष जो है अपने संगठन का रचना, संगठन में काम करना, लोगों में अच्छी बातें करना अच्छी तरीके से, क्योंकि उस समय नाम हुआ करता था राष्ट्रवादी के बारे में, लोग बोले थे नहीं बहुत गुंडागर्दी करते हैं। कांग्रेस के बारे में लोगों का थोड़ा सा अच्छा बुरा नाम था। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों का सोच जो है, नजरिया बड़ा अच्छा था, और उसमें कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज मुझे उस समय कम मिलता था, क्योंकि के लोग जो है बीजेपी में आना नहीं चाहते थे, लेकिन ये मानते थे कि नहीं अच्छे लोग होते हैं। तो उस तरीके से हम काम करते गए, पार्टी को जोड़ते गए। साथ साथ में मेरा व्यवसाय जो है, ऑक्ट्राई का बिजनेस जो है, रेस्टोरेंट का बिजनेस, फिर ऑफिस खोलना, फिर उसमें ऑफिस में जो है समय देना, मतलब पूरा ट्रिपल लाइफ जो है। और फिर व्यक्तिगत लाइफ जो है, थोड़ा मोड़ा जो है, भाई समझौता तो घर वालों को ही करना होता है। जी, जी। लेकिन व्यवसाय करके फिर मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो घर वालों का कहीं ऑब्जेक्शन आया नहीं जो है। और मैंने वो बैलेंस किया जो है, और हर किसी को बैलेंस वो करना चाहिए जो है। बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा जो है कि अपना घर फूंक के तमाशा देखो, ये किसी ने नहीं कहा जो है। तो हमेशा जो है वो चीजों को मैंने मैनेज करते हुए मैं आगे बढ़ा जो है। विवादों से मैं दूर रहता था। विवाद जो है कहीं ना कहीं सुलझाने का भी काम मैंने किया, उस समय भी करता था कि जहाँ पे विवाद हो सकता है वहां मैं गया तो चीजों को खत्म किया जो है। और एक लोगों का नजरिया भी बनते गया कि नहीं व्यक्ति विक्रम होंगे तो विक्रम सही होंगे, सही बात बोले होंगे। तो ये मैंने पहचान मेरे स्वभाव से मैंने लोगों के मन में डाला, मेरी बातें जो है लोगों के मन में, और वहां पे जर्नी शुरू हुआ। फिर मुझे जो है राजनीति में जो है नरेंद्र मेहता जी का प्रवेश होता है, और मेयर बनते हैं साथ में। और मेयर बनने के बाद वो 1.5 साल मेयर रहने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में जो है गोपीनाथ मुंडे जी के माध्यम से प्रवेश होता। तो उस समय मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करता था। फिर मैं मेहता जी से मेरा कोई संबंध था नहीं जो है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नगर सेवक से डायरेक्ट मेयर बने थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की टीम थी जो है, उस समय हम लोग काका के लिए जो है चाहते थे कि काका जो है इस शहर का, लेकिन काका को पार्टी ने जिलाध्यक्ष तो थे काका रोहिदास जी, लेकिन नरेंद्र मेहता जी को जिलाध्यक्ष बनाया, और उनको 2009 का विधानसभा का कैंडिडेट भी बना दिया पार्टी ने। तो उस समय बहुत पुराने लोग असहमत थे, तो हम लोग सहमत भी थे असहमत भी थे, क्योंकि काका की ओर जब देखते थे तो लगता था कि काका को वरीयता मिलना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मेहता जी जो है मेयर से सीधा जो है कैंडिडेट बन के आए और इलेक्शन लड़े, वो थोड़े वोटों से हारे जो है। और लेकिन फिर हमारा उनका जो है एक संवाद हुआ, क्योंकि पार्टी के हम पुराने लोग थे जो है, और यंग थे जो है, और अपने दम पे जो है काम करते थे। कभी भी मेरा पहले से रहा कि मैं एक व्यवसायी होने के नाते जब भी जो थोड़ा मोड़ा जो पार्टी का संगठन का खर्चा होता था मैं मेरे हाथ से करता था। जहां भी मैं पहुंच गया, मतलब वो खर्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। काका वगैरह भी वो चीज को जानते थे कि नहीं विक्रम जो है कर लेगा खर्चा, मैं कर लेता था। मेरा शौक था जो है कि मेरी पार्टी के लिए, मेरे परिवार को मैं बड़ा कर रहा हूँ। इस शहर में भाजपा जो है बड़ा होना चाहिए, इस शहर में जो है पार्टी का हमारा पूरा अस्तित्व होना चाहिए जो है, क्योंकि अपने से बड़ा मैं पक्ष को मानता था जो है, और हमेशा मानना चाहिए। आज भी मेरा वही रोल है। जब मैं शिवसेना के लिए हूँ, मैं पक्ष का वरीयता प्रथम देता हूँ। हमारे नेता जो है प्रताप सरनाईक जी को वरीयता और एकनाथ सिंह जी को प्रथम देता हूँ। मेरा स्वभाव है, जब भी जहां रहूंगा खुद से बड़ा जो है पार्टी को और उससे बड़ा हमारी जो नेता है उनको मानता हूँ जी। तो वही उसी स्वभाव से मैं काम, तो ये स्वभाव कौन से नेता को नहीं पसंद आएगा कि व्यक्ति जो है काम भी करे, व्यक्ति खर्चा भी करे, व्यक्ति जो है समर्पित भाव से रहे। तो जहां भी जाएंगे वो लोग वो नेता मानेगा। तो उसी तरीके से हमारा नरेंद्र मेहता जी मुझे मंडल अध्यक्ष जो है बनाया। दूसरे मंडल अध्यक्ष थी महिला थी जो है, उनको डिसकंटिन्यू करके मुझे जो है दायित्व दिया। मैं मीरा रोड का मंडल अध्यक्ष, और मंडल अध्यक्ष बोले तो उस समय बहुत बड़ा पद होता था बेसिक में। तब मैं 28-29 साल की उम्र का हो चुका था। 29 साल में सबसे यंगेस्ट मैं बीजेपी का मंडल अध्यक्ष, शायद महाराष्ट्र में इतने कम एज में बेसिक का मंडल अध्यक्ष कोई बना नहीं होगा, मैं बना जो है। और मैं ऐतिहासिक काम किया जो है, और मैंने पूरे मीरा रोड में जो जमीन पे मीरा रोड में भाजपा कहीं कहीं दिखती थी, वहां मैंने कहाँ नहीं दिखा दिया जो है, कौन से सोसाइटी में, कौन से समाज में, चाहे वो राजस्थानी समाज, गुजराती समाज,
चाहे हमारा उत्तर भारतीय समाज या महाराष्ट्रियन बंधु हो, मीरा गार्डन से लेके पिंकर पाड़ा से लेके जो है सृष्टि में, शांति पार्क में, पूनम सागर से लेके इवन नया नगर, शांति नगर, वो गढ़ हो जाता था। मतलब वो हमारा ऑफिस, शांति पार्क का ऑफिस जो है मीरा भाईंदर के लिए जो है छोटी राजधानी हो गई जो है। लोग बोलते थे मीरा भाईंदर का नागपुर कहाँ है, तो विक्रम प्रताप सिंह का ऑफिस जो है, तो एक जुनून था जो है। उसमें मेरा बिजनेस भी जो है थोड़ा सा सर्वाइव हुआ, लेकिन मैं करता गया काम धंधे में। मेरे पार्टनर, मेरे भाई, मैं रियल एस्टेट में आया साथ साथ में, फिर जो है वहाँ पे आउट ऑफ मुंबई भी मेरा रियल एस्टेट का काम चालू हुआ, फिर सिक्योरिटी का बिजनेस साथ साथ में, और चलता गया काम जो है। मैं राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा करने में 2012 का इलेक्शन आया, तब तक मैं बहुत एक नॉन फेस हो चुका था मीरा और बीजेपी के लिए जो है, मीरा भाईंदर बीजेपी के लिए। लोग एग्जाम्पल देते थे विक्रम प्रताप सिंह जैसा मंडल अध्यक्ष होना चाहिए, जिसने पूरे मीरा रोड में छा गए। इतने कार्यक्रम, प्रोग्राम, दही हंडी का कार्यक्रम, कोई रथ यात्रा का कार्यक्रम, पार्टी का पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम, माता की चौकी का कार्यक्रम, और नरेंद्र मेहता जी को भाई अगला विधायक बनना था। हम लोगों के भी मन में जिज्ञासा, तब तक मेरे मन में कभी नगर सेवक का इलेक्शन लड़ना है मेरे मन में नहीं। मैं बोला नहीं, मुझे जब भी लड़ना है मैं विधानसभा लड़ूंगा और मेरे नेटिव प्लेस में जाके लड़ूंगा। मेरे मन में हमेशा रहता था कि यहाँ तो भाई दूसरे नेता है वो लड़ेंगे। लेकिन फिर हमारे उस समय के नेता नरेंद्र मेहता जी ने बोला नहीं, आप नहीं लड़ोगे, मीरा रोड में चेहरा कौन है। फिर मेरे मन में नगर पालिका इलेक्शन 2012 का आया, और फिर बाद में मैंने उस प्रोसेस में फॉलो किया। ग्रास रूट पे जो है यादी से लेके, संगठन से लेके, सारे लोगों के काम करना, क्योंकि मैं समर्पित भाव से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मैं नेता जरूर लोगों की नज़र में लोग देखते हैं, लेकिन मैं नेता नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ जी, मैं संगठक हूँ जी। मैं ग्रास रूट पे जाके काम करता हूँ। अंतिम काम जो होता है वहां मेरा ध्यान जाता है कि चेयर लगाने से लेके झंडा लगा कि नहीं, फिनिशिंग हुआ कि नहीं हुआ है। मतलब चेयर लगाने से लेके भाषण देने तक जो है मैं सोचता हूँ कि सब प्लान वैसे, क्योंकि मेरे जीवन में मैं एक थोड़ा सा वो चीजों को मैं देखता हूँ। घर में भी जाता हूँ तो मैं भाई सब सामान सही बराबर होना चाहिए, झाड़ू पोछा होना चाहिए, कपड़ा भी मैं पहनता हूँ, तो वही मेरा वो स्वभाव है। जी जी। जैसे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान अभी लाया, लेकिन मैं 2014 के बाद ज्यादा लोगों ने जाना है जब प्रधानमंत्री हो बने। लेकिन मैं 2004-05 में जो मेरे ऑफिस में आते होंगे तो मैं अक्सर लोगों को जो है ना मेरे टेबल पे जो है हाथ घुमाते हुए देखते होंगे, तो सफाई का मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। उसी तरीके से काम का भी सफाई का मेरा स्वभाव रहा है पार्टी में। सर 2012 में फिर मुझे जो है ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका। तो भैया जैसे आपने राजनीति जो स्टार्ट की, आपने बताया कि बीजेपी से आपने स्टार्ट किया राजनीति, और यूपी से ही आपने स्टार्ट किया, और उसके बाद आप मीरा भाईंदर में आए और आपने सारी चीज़ें देखी। जैसे जो योग्य था, जो एमएलए के टिकट के, जैसे काका की आपने बात किया, उनको टिकट नहीं मिला। आपने राजनीति बहुत ही क्लोजली देखा। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि मतलब आप बीजेपी छोड़ के फिर शिवसेना में आ गए? नहीं देखिए, अब वो वही मैं बताया 2012 का जो महानगर पालिका चुनाव हुआ, जब मैं यहाँ का लीडर था, मैं यहाँ का एक अध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था, और हमने वो सींचा था। जैसे वो बच्चे को बड़ा करते हैं उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो है हमने इस मीरा रोड में परिसर में जो है, और जितने भी पुराने लोग हैं उस चीज को मानेंगे, दिल से मानेंगे जनता। तो जब वहां पे मुझे लड़ने का अवसर नहीं दिया गया पार्टी नेतृत्व तो मीरा भाईंदर जो है की वजह से, क्या रीजन रहा क्या रहा नहीं रहा, वो चीजें तो नेता जानेंगे, मैं जानूंगा, मुझे तो मालूम है। तो उस काबिलियत को, उस फ्लो को रोका गया, दुख हुआ, क्योंकि कैसा है कि तब तो मैं तैयार भी नहीं था। लेकिन जब मुझे तैयार किया गया, तैयार करके जो है मुझे अवसर नहीं दिया गया 2012 के महानगर पालिका के सदन में जाने का, क्योंकि मैंने वो रीड किया था मीरा रोड क्या है, मीरा रोड में क्या होना चाहिए, किस तरीके से सामाजिक समरसता होना चाहिए, और किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या मीरा रोड का विजन होना चाहिए। तो मैं महसूस किया था, आज भी मेरे मन में वो चीज है, मेरा पूरा फ्लो है। तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ कि सिस्टम में जब हमारी पार्टी जो है मेयर सत्ता में आएगी तो हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तक जो है 2011-12 तक पीने का पानी प्रॉपर तरीके से मीरा रोड में आता नहीं था, बरसात का पानी बाहर जाता नहीं था, रोड्स का समस्या था, रोड भी जो है पूरे बिखरे पड़े थे, जो है बिल्डिंगें जरूर खड़ी हो रही थी बड़ी तेजी से, लेकिन समस्याएं, प्रॉब्लम जो है अपने आप पूरे पैर पसारे हुए थे। अलग अलग समय पे हम लोग जो है प्रकाश में लाते थे, विषय लाते थे,
कारपोरेशन को या राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस को एलिगेशन करते थे जो है, तो वो हमने महसूस किया था कि नहीं, ये चीज़ ये नहीं कर पा रहे, हम लोग करेंगे जो है, हमारे नेता से कराएंगे, हमारे मेयर से कराएंगे। वो चीज़ कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ जो है मन में, और संगठन के प्रति तो था ही जो है लगाव कि हमारी पार्टी बड़ा हो। तो मैंने मन बना लिया 2012 के बाद से कि अब यहाँ पे जो मेरी राजनीति जो है बड़ी नहीं हो पाएगी, मैं मेरे नेटिव प्लेस पे जाऊंगा जो है। तो मेरे मन में वो भाव आया। फिर दायित्व तो यहाँ फिर बदला जो है, मंडल अध्यक्ष से मुझे जो है उत्तर भारतीय मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया गया। उत्तर भारतीय मोर्चे का जिला अध्यक्ष में 30-31 साल की उम्र में बना। इतना बड़ा समाज का नेतृत्व मुझे जो है पार्टी ने दिया। मैंने, क्योंकि मैं काम करता था मंडल अध्यक्ष के रूप में, मैं एग्जाम्पल क्रिएट किया जो है, आदर्श बना। तो मैंने कहा कि जो है कि भाई नहीं, अब मेरे समाज को मैं मजबूत करूंगा, क्योंकि मेरे टिकट ही उसी बेस पे जहां से मैं तैयारी किया गया था, गुजराती समाज के लोग वहाँ थोड़े ज्यादा थे, तो बोले नहीं गुजराती का टिकट होगा। हमने कहा भाई मैं गुजराती, उत्तर भारतीय, मारवाड़ी, मराठी के हिसाब से मैं कभी राजनीति किया नहीं। मेरे मन में कभी भाव, हाँ मैं प्राउड से कहता हूँ कि मैं एक उत्तर भारतीय परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन वो मेरा कोई अभिशाप नहीं है ना कि मुझे उत्तर भारतीय होने के नाते जो है कहीं अगर रोक दिया जाए, काट दिया जाए, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे, मुंबा देवी की धरती पे जब मैं काम करता हूँ, तो मैं मुंबई कर होके काम करता हूँ, मीरा भाईंदर कर होके काम करता हूँ। मेरे मन में कभी भाव नहीं आता है कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, कि महाराष्ट्रियन नहीं हूँ, कि मैं गुजराती नहीं हूँ, कि मारवाड़ी नहीं हूँ। तब मैं एक शहर के नागरिक के रूप में काम करता हूँ, शहर के एक नेता के रूप में काम करता हूँ। और जिस जाति में, जिस भाषा में हमारा जन्म हुआ है, उसको तो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन उसके प्रति जो, उसके वजह से अगर किसी पे नाइंसाफी हो तो वो गलत बात है। तो मेरे साथ वो चीज हुआ जो है। तो मैंने कहा कि जब ये समाज की बात आती, समाज जाति और ऐसा है, तो मैं समाज को मजबूत करूं। हमारा समाज यहाँ पे उत्तर भारतीय लोग जो है बड़ी संख्या में है। मैंने पोलराइज करने का काम किया। पोलराइज करके मैंने पार्टी में जोड़ा, पहले भी जोड़ता था, फिर जोड़ा। और स्वाभाविक है कि जिस पार्टी में रहो उस पार्टी में अपने लोगों को व्यक्ति जाता तक मूवमेंट किया। मैंने उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में काम किया, लेकिन मेरा मन बना कि नहीं, मुझे बड़ा इलेक्शन लड़ना है। मैं फिर अपने नेटिव प्लेस में गया, जहाँ पे हमारे मित्र को मैंने 2002 में लड़ाया था। बड़े थे, अभी उन्होंने वहां पे छोड़ दिया था। हमारे कजिन भाई वहां विधानसभा लड़ा करते थे, डॉक्टर हरिंदर सिंह। उनसे मैंने सहमति लिया, बोले नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। फिर दुर्भाग्य देखिए 2012-13 से मैंने वहां पे काम चालू किया। हमारे जो कैंडिडेट थे हरिंदर सिंह की सहमति से संगठन के लोग जो है, चंद्रशेखर जी, रत्नाकर जी, सुनील बंसल जी, मैंने वहां खूब काम किया। ऑफिस, कार्यालय वहां 4-4, 6-6 अलग बंगले कर दिए। वहां पे फिर जो है 2014 आया। 12, 13, 14 में पार्ट टाइम में वहां जाके काम करता था, यहाँ बिजनेस करता था, यहाँ भी पार्टी का काम संभालता था। पूरा मैं ट्रेंगुलर चक्कर जो है, हफ्ते में 2-3 बार जो है फ्लाइट से जाना, फिर आना, फिर वहां काम करना, यहाँ बिजनेस का काम, यहाँ फिर उत्तर भारतीय मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में काम करना, वहां पे भावी उम्मीदवार के रूप में पूरे विधानसभा, वहां तो बहुत दूर होता है ना, 42 किलोमीटर बाई जो है 69 किलोमीटर, 70 बाई 42 किलोमीटर का एरिया कवर करना। और मेरे मन में था कि वहां मैं विधानसभा लड़ूंगा तो कम से कम, उस समय बीजेपी के 30-40 एमएलए खाली हुआ करते थे, और मैं, लेकिन 30-40 भी अगर जीतेंगे तो उसमें मैं एक जीतूं। तो क्योंकि पार्टी का लहर तो था नहीं, लेकिन 14 आते आते जो है मोदी जी आए, मोदी जी का लहर आ गया। मोदी जी का लहर आने के बाद जो है वहां पे जो हमारे पुराने कैंडिडेट थे, उनके मन में भी एक ये आ गया कि नहीं अब लहर आ गया तो मैं भी लड़ लूं, मैं भी लड़ लेता हूं। हमारी उनकी जो है अदावत खूब रही जो है। अदावत होने के बाद जो है 2 बार वो लड़े थे, तो वहां पे भी जो है एक तरह से वरीयता उनको मिला जो है। वो उसमें भी कारण है, दिल्ली से कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है, जो जीता वो सिकंदर होता है। उनको विधानसभा का टिकट मिला, वो एमएलए बने जो है। फिर वहां पे मैं जब नहीं बन पाया, क्योंकि उम्र मेरा कम था, मैं उस समय 32-33 साल का ही था, तो मैंने बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगा कि मेरी जर्नी यहाँ पे जो है अब खत्म हो गई और टूट गया हूँ। टूट गए थे जी, क्योंकि मैं ठगा गया। 2012 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिला, और मैं नगर सेवक तो हर हाल में बनना ही था, नहीं बन पाया। अब यहाँ आया एमएलए बनने, और मैंने इतना काम किया, क्योंकि मैं सह प्रभारी बन के बंगाल गया, मेरे ऊपर हमला हुआ था उस समय जो है टीएमसी के लोगों, मैं जिंदा बच के आया। पंजाब मुझे भेजे थे सह प्रभारी, 4 डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी बन के, वहां भी मैंने बहुत काम किया। मेरे विधानसभा पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया, युवाओं का फौज खड़ा किया, बहुत कार्यक्रम प्रोग्राम, करोड़ों खर्चा हुए। चूंकि मैं एक व्यवसायी होने के नाते उस चीज़ों का कभी हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत युवा जुड़े, सारे लोग मुझसे अपेक्षा किए थे कि नहीं
हमारे क्षेत्र का एक तकदीर बन के आए हैं विक्रम भैया। मुझे प्यार लोगों का जैसे यहाँ मिलता है वहाँ भी मिला, तो मैं टूट गया जो है कि नहीं यार, ये तो गलत बात है कि जिसको मैं अपना परिवार अपना मतलब घर समझ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, बार बार यहाँ का गुस्सा वहाँ का गुस्सा, फिर मैंने तय किया कि नहीं, अब जो है भारतीय जनता पार्टी का जर्नी जो है यहाँ खत्म करना चाहिए। उस समय किसी भदौरिया जी थे, मैं दिल्ली में था, वहाँ पे उन्होंने मुझे, अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, मुझे मिलाए, चूंकि टिकट वगैरह तो उसमें बढ़ चुका था। अखिलेश जी से बातचीत लगा, उनको बहुत मेरे बारे में अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद जो है बोले नहीं, आप युवा हो, आपके साथ नाइंसाफ हुआ है, मैं इंसाफ करूंगा और मेरी पार्टी ज्वाइन करो। मेरा विचारधारा राष्ट्रवादी, नेशन फर्स्ट, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय वाला था। तो समाजवादी का तो सूट नहीं, लेकिन फिर भी अखिलेश जी के बारे में, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में। आज जो योगी जी का उत्तर प्रदेश दिख रहा है तो उसका आधारशिला जो है अखिलेश ने रखा है। मैं बिल्कुल, मेरे मित्र पक्ष होने के बाद भी मैं इस चीज को स्वीकार करूंगा, पूरा उत्तर प्रदेश स्वीकार करता है। बहुत काम उन्होंने किया था, नया यूपी बनाने का काम उसमें शुरुआत किया। कल अपनी विचारधारा की वजह से वो जो है पीछे रह गए, लेकिन मुझे वो उन्होंने ज्वाइन कराया और मुझे डायरेक्ट उन्होंने प्रदेश सचिव और स्पोक पर्सन मुझे उन्होंने डिक्लेयर किया। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो बहुत बड़ी बात थी उस समय भी जो है कि डायरेक्ट आप जो है किसी ऐसे पार्टी में जहाँ का उत्तर प्रदेश का सीएम हो और वो आपको प्रवक्ता और सचिव बनाते हैं, प्रदेश सचिव। तो मैं सचिव के रूप में मैंने 1 से 1.5 महीना काम मैंने किया खाली उत्तर प्रदेश 17 का इलेक्शन जो है। लेकिन मेरे मन में एक बड़ा ग्लानि था, भले मैं मुख्यमंत्री के सर्कल का हो चुका था, मुख्यमंत्री के पहचान का हो चुका था, लेकिन ग्लानि था कि मैं जिस राम लला, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम मैं कहता था, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट देती या जो भी देती तो मैं आज उस विचारधारा को नहीं छोड़ता। मैं मीरा भाईंदर में भी था तो उस नेता ने जो है कहीं न कहीं इंसाफ मेरे साथ नहीं कर पाए और यहाँ भी ऐसा हुआ। तो वहाँ का परिस्थिति वहाँ था, यहाँ का यहाँ था, लेकिन मैं तो एक ही था ना। जी जी, मेरा मन तो वही था। तो मुझे तो लगा कि वहाँ भी बेवफाई, यहाँ तो मैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरा नहीं, वो विचारधारा मैं नहीं कर पाया जो है कि वो वहाँ पे मैं डिसकंटिन्यू मैंने वहाँ पे किया। मैंने रिजाइन तो दिया, लेकिन यहाँ आया तो मैं एक तरह से वैराग्य के मन में आ गया था कि नहीं, राजनीति बस हो गई और अब मैं सेवा करूंगा, सोशल काम करूंगा और बिजनेस करूंगा। तो मैं एक संन्यास के मोड में था कि नहीं, अब जो है अब इतना बड़ा जर्नी हो गया, 10 साल, 12 साल, 14 साल मैंने काम किया, क्योंकि 2003-4 से लेके 17 तक हम आ गए थे। लेकिन तब प्रताप सरनाईक जी का एंट्री होता है हमारे जीवन में, क्योंकि मेरे और सरनाईक साहब के संबंध ठीक ठीक थे, क्योंकि हमारे श्रद्धेय बड़े नेता थे, यहाँ पे एमएलए थे 2009 से। और इनके बारे में मुझे कि बहुत विजनरी आदमी है, क्योंकि 2008 में जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो मैंने देखा तो मोनो रेल और मेट्रो रेल मीरा भाईंदर में आएगा प्रताप सरनाईक ऐसा, तो लोग हंसते थे कि यार यहाँ तो बस भी नहीं आती तो मेट्रो और मोनो कैसे आएगी जो है। लेकिन प्रताप सरनाईक जी ने वो बैनर में मुझे 2008 और 9 का याद, तब एमएलए नहीं थे वो, तब वो शिवसेना में आए थे। और तो फिर 2017 में हमारा उनका मुलाकात होता है और उन्होंने कहा कि नहीं, आप शिवसेना को सपोर्ट करेंगे। हमने कहा नहीं सर, मैं तो अखिलेश जी ने मुझे सचिव बनाया है और मैं पार्लियामेंट वगैरह 2019 में ले लूंगा, लेकिन मैं आपका मदद मीरा भाईंदर में करूंगा, क्योंकि मीरा भाईंदर बीजेपी का जो नेतृत्व है उनसे मेरी नाराजगी है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं, वैचारिक तौर पे जो है, क्योंकि वो चीजों को न्याय, व्यक्ति को न्याय नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं तब तक काफी कंट्रोवर्सी वगैरह था ही जो है यहाँ पे। तो मैं प्रताप सरनाईक जी से हमारा उनका सहमति जो है जमा, और उसके पहले मुझे एक बार 2014 में उनके खिलाफ जो है विधानसभा लड़ने का भी अवसर आया था, लेकिन मैं यूरोप दौरे पे था उस समय जब गठबंधन टूटा 2014 में शिवसेना और बीजेपी का। तो ओला माझीवाड़ा, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष था यहाँ पे उत्तर भारतीय मोर्चे का, तो उत्तर भारतीय कैंडिडेट लड़ाना है, पार्टी ने तय किया। तो ओला माझीवाड़ा विधानसभा से विक्रम प्रताप सिंह को, ऐसा रविंद्र भोसारी जी ने मन में किया। लेकिन उस समय मैं टूर पे गए थे हम लोग, तो हमको पता ही नहीं, हमको तो था कि भाई यहाँ शिवसेना लड़ेगी, प्रताप सरनाईक साहब वहाँ नरेंद्र मेहता जी लड़ेंगे, और वो एक अवसर आया था, वो मिस हुआ।
लेकिन उस अवसर का मुझे दर्द नहीं है, दुख नहीं था। कारण क्या था कि मुझे तो लड़ना था 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा। तो मैं बोला नहीं, ये मेरे नसीब में नहीं था। और प्रताप सरनाईक तो इतने अच्छे बड़े लीडर है, वो क्यों उनके खिलाफ कोई किसी को लड़ना चाहिए, क्यों किसी को जीतना चाहिए। क्योंकि सरनाईक साहब का तब से व्यवहार, क्योंकि इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा नहीं किया, हमेशा अच्छा करते थे चले जाते थे, अच्छा करते चले जाते थे थाना जी। आया। और फिर जो है 2017 में हमारा जो है जुगलबंदी जो है प्रताप सरनाईक साहब से, एक प्रताप सरनाईक विक्रम प्रताप जो है का जो है मामला हुआ। तो मैंने फिर बोले नहीं, आपको लड़ना है, क्योंकि लड़ने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा जो है कि आप नगर पालिका लड़े और ये करें। तो उनको मालूम था कि विधानसभा लड़के आया है, वो उस पर मिस होके आया, मिस फायर होके आया, इसके अंदर आग बहुत है। तो इस आग को हमें 16 बनाना है। और आग हमारा जो है राजनीति, सामाजिकता, पॉजिटिविटी का आग है। आग ऊर्जा का काम करता है, ऊर्जा है, ऊर्जा ही पूरा दुनिया है। पावर जो जल रहा है ऊर्जा है, गाड़ियां चल रही है, फ्लाइट उड़ रहा है, ऊर्जा है जी। तो ये पॉजिटिविटी का आग है, व्यक्ति को कुछ देने का आग है, किसी का बुराई करने, किसी को जलाने का आग नहीं है जी। तो नहीं रहना चाहिए। नेगेटिव आग हमारे अंदर हमको खुद को जलाती है। हमारे अंदर पॉजिटिव आग रहेगा ना तो वो हमें आगे लेके जाती है। हम किसी के लिए प्रेरणा बनते हैं, किसी के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, किसी के जीवन का एक सार्थकता बनते हैं, लक्ष्य बनते हैं। तो वो आग था। तो फिर हम लोगों ने वहाँ लड़ाया। मेरे छोटे भाई को मैंने टिकट दिलाया, हमारे उत्तर भारतीय समाज के। पहली बार ऐसा हुआ कि 16 लोगों को, जो टिकट में 2012 में मांग रहा था, 2017 में मैं टिकट बांटने बैठा, देने बैठा। तो 5 साल में वो मुझे फर्क आया कि अरे तो ये पार्टी जो है, ये नेता गजब है, जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको टिकट दे रहे हैं। उस समय हमारे विद्याशंकर चतुर्वेदी भैया, हमारे सुरेश दुबे जी, तमाम शैलेश पांडे जी को भी लेके आए। मजा आया जो है लड़ने में, कि कम से कम हम लोगों को लगा यार जीत हार बात की बात है। पहले हमारा समाज, जिस समाज के कारण जो है हम यहाँ पे कम ज्यादा हमारा हुआ था, अवहेलना हुआ था कि भाई उत्तर भारतीय इसलिए वो शांतिनगर में नहीं लड़ सकते हैं, ये कम है संख्या इसलिए वहां नहीं लड़ सकते। तो इसलिए पहले हम लोग सब पूरा, प्रताप सरनाईक साहब बोले विक्रम जहां अंगुली रखो वहां तुम्हारा टिकट। और साहब ने किया, पूरा फ्रीडम दिया हमें। तो उत्तर भारतीय तमाम लोगों को हमने लड़ाया, 16 लोगों को लड़ाया हम लोगों ने। कुछ लोग जीत के भी आए, बाकी सेकंड नंबर पे रहे। बहुत अच्छा रहा, आनंद आया। 2017 का इलेक्शन खत्म हुआ, 22 नगर सेवक चुन के आए और थोड़े थोड़े वोटों से हमारी, नहीं तो उस समय मेयर आने का चांस ज्यादा था शिवसेना का। बाद में सरनाईक साहब के बारे में जो है, जो उनका हमारा जो अनुभव रहा जो है, वो अद्भुत व्यक्ति है। मेरे नेता हैं या मेरे आज होम मिनिस्टर है इसलिए मैं नहीं, हमेशा उनके बारे में मैं, कि वो आदमी मिराइकल है। वो आदमी की जो व्यक्ति बोलता है वही करते हैं, टाइम के पाबंद है। जो उन्होंने कमिटमेंट किया, जो डिस्कशन हो गया, जो बोल दिया वही वो करेंगे। नहीं हो पाया तो वो कहीं ना कहीं पश्चाताप रहेगा उनके मन में। जो फ्रेंडली है वो जो है, मतलब डे 1 में जो सम्मान दिया, आज दिन तक वही सम्मान कायम है। जिस नजरिया में वो पहले दिन मिले, वो नजरिया आज तक उसी नजरिए से मिलते हैं कि अरे विक्रम जी जो है आप मेरे भाई के जैसे हैं। तो मतलब 8, 9, 10 सालों में जो है कभी वो फर्क नहीं आया जो है। मतलब मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति जो है के अंदर मेरा प्रभाव है इनके मन में, कि उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है। और वो आदमी ने, और मैंने भी जो है उनको प्रथम मान लिया जो है। और उन्होंने फिर मुझे जो है, प्रताप सरनाईक साहब ने जो है राजन बिचारे जी से जोड़ा। उसमें हमारी शिवसेना पार्टी की थी, उन्होंने फिर एकनाथ शिंदे साहब से उन्होंने जोड़ा। शिंदे साहब को फिर 17 का चुनाव हम लोग लड़े और मैं शिवसेना में प्रवेश नहीं किया था। फिर सरनाईक साहब आए, हमने कहा साहब कि मैं पार्लियामेंट लड़ूंगा 19 में। अखिलेश जी के ने मुझे सचिव बनाया और फिर बोले नहीं, आपको जो भी इच्छा हो, मैं प्रेशर नहीं दूंगा। फिर उन्होंने प्लान करके एक दिन एकनाथ शिंदे साहब को हमारे ऑफिस पे लेके आ गए 2018 में। कौस्तुभ राणे जी का हुआ था उस समय में। तो राजन बिचारे जी, प्रताप सरनाईक साहब और एकनाथ शिंदे साहब जो है हमारे ऑफिस में आए। 3-4 घंटा रुके। रुकने के बाद फिर बोले, शिंदे साहब बोले, अरे विक्रम तुम शिवसेना में नहीं हो क्या अभी? तुम तो शिवसेना, क्योंकि मैं नगर पालिका इलेक्शन में पूरा रोल प्ले कर चुका था। बोले नहीं साहब, मैं प्रवेश नहीं किया था, मेरा छोटा भाई। बोला शिवा तो है, शिवा नहीं, तुम तो शिवसेना में। बोला नहीं सर, मेरा प्रवेश। बोला अरे ऐसा कैसा? बोला साहब मुझे तो विधानसभा वगैरह लड़ना है, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। अरे बोले सब कुछ है पॉसिबल, आपको आप हमारे ही हो। बोला हाँ साहब आपके ही है, लेकिन हमारा, मैं पद पे हूँ, मैं प्रदेश सचिव हूँ, प्रवक्ता हूँ समाजवादी का। बोले नहीं नहीं नहीं, आप गाड़ी में बैठो।
और वो लेके सिंधे साहब, सरनाईक साहब और उद्धव जी से मिलाए। उद्धव जी जाने फिर वहाँ पे जन्म होता है कि भाई आप जैसे युवा जो है, उत्तर भारतीय युवा हमारे पार्टी में आना चाहिए। हमने कहा साहब आके फायदा क्या है, ये तो लोग जुड़ते, बोले नहीं जोड़ो आप। बोला साहब नहीं, आपको प्रयास करना पड़ेगा। बोला क्या करना पड़ेगा? बोले आपको जो है सेंटिमेंट को छूना पड़ेगा। बोला क्या सेंटिमेंट? बोला उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा, यहाँ से काम नहीं चलेगा, पूर्वांचल में आना पड़ेगा। बोला कैसे? बोला आओ काशी और अयोध्या। तो फिर उद्धव जी ने अयोध्या का दौरा जो है, बोले नहीं जाऊंगा। बाला साहब जो है अयोध्या के बारे में हमेशा रामलला से हमारा प्रेरणा रहा, रिश्ता रहा। अयोध्या दौरा जो है उन्होंने डिक्लेयर किया और जिम्मेदारी पूरा फिर बोले आपको करना। हमने किया और जिम्मेदारी प्रताप सरनाईक जी ने कहा कि विक्रम जाओ अच्छा काम करो। और हर एक चीज मेरे जीवन में मैंने जो भी शिवसेना परिवार में किया हूँ, पहला कोई चीज मुझे अगर आदेश आता है तो मैं सारी चीजें, और यहाँ तक कि मेरी जर्नी में कभी 2-4 दिन के लिए कभी मैं नॉर्थ में गया, कहीं गया, तो मैं सरनाईक साहब को सीधा एक बोला सर मेरे को 2 दिन के लिए मैं नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। तो वैसे ही संजय राउत जी, एकनाथ शिंदे साहब और सभी लोगों ने विक्रम दौरा कर रहे, तो उनको पूरा दायित्व अयोध्या का मुझे दिया गया और मैं गया। सरनाईक साहब ने बोला विक्रम पूरा अच्छे से करो जो है। फिर सिंधे साहब और मैं, राजन बिचारे जी, हम लोग जाके अयोध्या दौरा। फिर पूरी तैयारी के बाद जो है वहाँ पे प्रॉब्लम आया, लेकिन दौरे को मैंने ऐतिहासिक रूप का दौरा, उस समय रामलला का मंदिर का कभी कुछ ये नहीं हुआ था, चर्चा नहीं हुआ था। फिर इतना सक्रिय दौरा हो गया कि विश्व हिंदू परिषद और इनका कान खड़ा हो गया कि अरे शिवसेना कहाँ आ गई जो है हमारे अयोध्या में। क्योंकि हमने उस तरीके से, एकनाथ शिंदे साहब ने वहाँ पे पूरा प्लान किया जो है, हमारे माध्यम से जो मैंने कहा वो करते गए जो है। बहुत ऐतिहासिक दौरा हुआ। फूल का रोड पूरा बन गया जो है, पूरा आश्रम जो है हमने लक्ष्मण किला को तोड़ के हमने वहाँ पे सभा कराया, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था, कैंसिल भी हो गया था राम कथा पार्क। ऐतिहासिक दौरा हुआ जो है पूरा, मतलब उत्तर प्रदेश में शिवसेना हो गया। और यहाँ से 3-4 ट्रेनें भर के गए शिवसैनिक सभी जो है, तमाम नगर से हो गए। और जाने के बाद वहाँ पे जो आवभगत हुआ, आवभगत होने के बाद जब वहां से लोग आए, शिवसेना के लोग, पदाधिकारी तमाम, तो उत्तर प्रदेश के प्रति नजरिया बदल चुका था। क्योंकि मुझे ये बात का हमेशा कसक रहता था कि भाई लोग वहां से आते हैं पूर्वांचल से या बिहार से, तो यहाँ जो बेचारे जो हमारे सैनिक लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विकसित तो नहीं लेकिन विकासशील और एक कल्चरल स्टेट है जी। तो वो वहां जाने के बाद वहां की मराठी मीडिया गई, तमाम मीडिया में आया, जब भी लखनऊ का डेवलपमेंट दिखा यहाँ टीवी में, जब अयोध्या का दिखा, वहाँ का संस्कृति दिखा, तो हमारा जो एक संवाद था जो है, जो नजरिया था वो बदला है यहाँ पे मुंबई में कि नहीं यार वो तो यार बहुत अच्छा स्टेट है यहाँ। फिर यहाँ हमारे नेता जो साथ में गए, यार यहाँ वहां से यहाँ लोग क्यों आते हैं, यहाँ तो सब कुछ सदन है। हमने कहा आप 26 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ तो वहीं पे है, 1-8 करोड़ चटक पटक के आए हैं। और फिर वहाँ 2 वे दिखा, क्योंकि वहां पे हमारे मराठी भाई लोग जो उत्तर प्रदेश में मराठी महासंघ जो है बना, उत्तर प्रदेश मराठी महासंघ है, वहां पे जो है तमाम महाराष्ट्रियन, उत्तर प्रदेश के मराठी जो है वो हम लोगों का मदद करने आए कि साहब हमारे शिवसेना वाले आ रहे हैं, हमारे नेता आ रहे हैं। तो हमने कहा भाई बताओ कि यहाँ भी महाराष्ट्रियन भाई लोग जो है वहां पे उत्तर प्रदेश में भी है। और लाखों छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जब मनाते हैं लखनऊ में, तो वहां पे जो है 20-20 हजार जो है वहां के लोकल महाराष्ट्रियन जमा होते हैं भगवा झंडा लेके जो है, और वो सब छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती मनाते हैं। तो बनारस में जो है आज कम से कम 1.5 से 2 लाख महाराष्ट्रियन जो है वोटर हैं सिटी में जो है, जो कि 100-200 साल पहले गए और वहीं पे रच बस गए जो है। आगरा में है, लखनऊ में, हर जिले में, वहां पे हर जिले में मराठी संस्था है। तो जो वाद लोग करते हैं भाषा, ये ठीक नहीं है। हमारा ये भारत भूमि है, हमारा हर जगह 2 वे है, कहीं की संस्कृति स्थापित होती है, कहीं विस्थापित होती है, तो हमारा संवाद है। और महाराष्ट्र की संस्कृति, मराठी भाषा बहुत ब्रॉड है। ये किसी को सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप में छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ना, ये पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जो है उन्होंने भगवा गाड़ दिया झंडा जो है, तो बिल्कुल जो है उसका विस्तार तो होना ही है। और इसमें लोग रच बस गए हैं मराठी संस्कृति में लोग जो है, और हमारा एक ही संस्कृति है,
भाषा खाली अलग है, भावना हमारा एक ही है। क्या मराठी भाई सोचता है वही जो है उत्तर प्रदेश के लोग सोचते हैं, वही बिहार के लोग सोचते हैं। मारवाड़ी भाई, राजस्थानी भाई आते हैं तो वो अपना संस्कृति लेके आते हैं, लेकिन लेके आते हैं तो अपने मन में छुपा के रखते हैं। वो सबसे पहले महाराष्ट्र की संस्कृति को अपने आवरण में अभी रच बस जाते हैं। तो चिंता करने का विषय नहीं है, क्योंकि बड़ा दिल होता है ना, उसमें सब समा जाते हैं। तो महाराष्ट्र की संस्कृति में सब लोग समाहित हो चुके हैं। हिंदी बोलने वाले मराठी हो चुके हैं हम लोग जो है। सही बात। तो और बाकी है तो वो टू वे हुआ उस समय जो है, और टू वे होने के बाद जो है 3 दौरा हुआ उद्धव जी का। फिर तीसरा दौरा हुआ तो फिर उस समय गठबंधन टूट चुका था जो है। तो रामलला का मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो मैं उद्धव अपना बाला साहब ठाकरे जी के समाधि स्थल का मिट्टी और 1 करोड़ का डोनेशन जो है शिंदे साहब का था, वो मैं लेके गया। तो सबसे पहला डोनेशन शिवसेना पार्टी का रहा जो है। तो ये सब अनुभव रहा जो है, और टू वे हुआ संबंध जो है। शिंदे साहब का दौरा हुआ, फिर हमने शिंदे साहब का दौरा कराया, और उसके बाद फिर जो है लिट्टी चोखा का भी प्रोग्राम करवाया था आपने जब? बहुत कुछ हुआ जी, बहुत कुछ हुआ। वो शिंदे साहब का दौरा मैंने फिर प्रयागराज में किया। 1 दिन के लिए मैंने बुलाया जो है, क्योंकि मैं प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का, तो 50 लोगों को मैंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ाया। तो वहाँ पे शिंदे साहब ने बोला कि विक्रम मैं आता हूँ, तभी वो मिनिस्टर थे, यूडी मिनिस्टर। तो 1 दिन के लिए मैंने प्रयागराज में बुलाया, चार्टर्ड लेके आए। तो वहाँ पे वो 3 दिन रुक गए जो है, चार्टर्ड खड़ी थी वहीं प्रयागराज एयरपोर्ट पे। फिर आदित्य ठाकरे जी का दौरा हुआ, और शिंदे साहब 3 दिन रुके जो है। बड़ा आनंद आया, और पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का माहौल। फिर जब शिवसेना डिवाइड हुआ जो है, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, तो फिर दौरा जो है अयोध्या का दौरा हमने कराया। ऐतिहासिक दौरा था जो है, और भी लोगों ने, लोकल लोग वहाँ पे मदद किए, और पूरा लखनऊ से लेके अयोध्या तक पूरा जो है पूरा शिवसेना हो गया। लाल किले में वहाँ पे हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती हमने मनाया, सरकारी जो है। उस समय वहाँ से परंपरा चालू हो गया। शिंदे साहब जो है पहली बार वहाँ पे दीवाने आम था जो है, जो जहाँ पे औरंगजेब और अकबर और लोग बैठा करते थे, उस किले में जो है पहली बार भगवा फहराया गया। लेकिन कोर्ट ने स्टे वहाँ ये अपने डिपार्टमेंट ने अलाउ नहीं कर रहे थे, तो हम लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने अलाउ किया हमको जो है, चूंकि योगी जी मुख्यमंत्री बन चुके थे तो मदद भी मिला वहाँ पे। तो हम लोगों ने वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आगरा में बनाया, औरंगजेब के दरबार के सामने जो है, दीवाने खास और दीवाने आम के सामने जो है। तो एक जर्नी रहा। शिंदे साहब 2-2, 3-3 बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में गए, और वो टू वे उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीय समाज, शिवसेना का एक जो समरसता रहा, तो वो उसको हमने करने का कोशिश किया। और मीरा भाईंदर में ग्रास रूट पे जो काम करते हैं प्रताप सरनाईक साहब के नेतृत्व में, समाज को, चाहे राजस्थानी समाज हो, गुजराती समाज हो, अदर नॉन मराठी जो समाज है, उसे शिवसेना का भगवा पकड़ाने में जो मैं कड़ी साबित हुआ। और एक कंफर्ट, जो हमारा राजस्थानी भाई अगर शिवसेना में क्यों आना चाहिए, तो विक्रम भैया के माध्यम से सरनाईक साहब से मिल लिया, तो उनको एक सॉफ्ट रास्ता मिलता है। और मेरा एक जो संवाद है, जो तरीका है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत इजी भी हूँ। सही बात। तो मुझसे मिलने के लिए किसी को सोचना नहीं पड़ेगा, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो सामान्य आदमी हो। अरे विक्रम भाई है ना, अपना है ना, उससे बात करता हूँ ना, तो इसलिए मेरे को फोन भी ज्यादा आता है, और मैं नहीं उठा पाता हूँ तो लोग बुरा भी नहीं मानते। मालूम है कि यार बहुत बिजी रहते, तो लोग बड़े कंफर्ट होके फोन करते कि साहब से ये काम है, और सरनाईक साहब से काम है, मतलब कि विक्रम भाई के पास जाऊंगा तो, क्योंकि आज दिन तक प्रताप सरनाईक साहब जो मुझे लगा ही नहीं जो है कि, मतलब मुझे ऐसा लगता था 2017-18 तक कि यार कि मैं MLA क्यों नहीं बना, ऐसा नहीं बना। और सरनाईक साहब से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं बना तो यार कुछ नुकसान तो हुआ नहीं है, क्योंकि काम तो सब हो रहे। सही बात। जो चाहते हो काम होते हैं, लोगों का काम रहता है। बाकी तो हम लोग व्यवसायी है, अपना कुआं खोदते, पानी पीते। आपको कोई किसी का धन, किसी का टेंडर, किसी का टीका तो चाहिए नहीं। अब तो राजनीति मेरे पैशन के लिए करता हो, मेरे सेवा के लिए करता हो, मेरे संकल्प के लिए करता हो। किसी को ये बात मेरी मानना है कि नहीं, आज नहीं माने तो मेरे डिटेल में आके देखेंगे तो मान जाएंगे वो विक्रम भाई सही बोल रहा है। तो और मैं तो एक ही हूँ ना, मैं भी लीडर हूँ, मैं ही बिजनेसमैन हूँ। थोड़ा थोड़ा तो टकराएगा, तो इसका मतलब मैं एक चीज छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी जर्नी है ना। सही बात।
मैं अगर 20 साल राजनीति करके आया हूँ तो मैं आज क्यों छोड़ दूं बिजनेस के लिए। और बिजनेस भी मैं अगर 20 साल 22 साल से करते आया हूँ तो राजनीति के लिए मैं बिजनेस क्यों छोड़ दूं। छोड़ ही नहीं, क्योंकि मैं तो एक ही हूँ, करता मैं दोनों हूँ। लेकिन उसमें एक जो वो स्वच्छता है कि दोनों चीज पैरेलल रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए, मैं मिक्स मैच नहीं करता हूँ। कभी कभी होता होगा तो बिल्कुल जो है उसमें बहुत ही निर्मलता रहता है उसमें। और हर लोगों को मैं बोलता हूँ कि अगर राजनीति करना है, युवाओं को मैं मैसेज देता हूँ कि अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तो आपको साथ साथ में आपके परिवार के भरण पोषण के लिए आपको व्यवसाय भी पैरेलल जो है करना चाहिए जो है। जी। तो भैया जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने बहुत सारे दौरे भी किए यूपी में, और उद्धव ठाकरे जी के साथ में आप गए, राजन विचारे जी भी आपके साथ में थे। आज ये जो दो बड़े लीडर हैं वो आपके साथ में नहीं है, या कह सकते हैं कि आप उनके साथ में नहीं है, तो मतलब कैसा फील होता है, और अभी भी क्या उनसे बातचीत है आपकी? नहीं, बिल्कुल बातचीत तो बिल्कुल नहीं है। और देखिए, कोई पार्टी को तो मैं परिवार ही मानता हूँ। वो परिवार अगर टूटता है तो दुख तो होता है। अभी परिस्थितियां ऐसी हो गई कि बिल्कुल टूट हो गया, और कभी हम लोग कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि ये सरप्राइज था हम लोगों के लिए। तो डिसीजन लेना था, तो डिसीजन हमने लिया, क्योंकि सबसे नियरेस्ट, सबसे करीबी जिन्होंने माध्यम थे हमारे प्रताप सिंह नाइक साहब थे, जिन्होंने मुझे शिवसेना दिखाया, जिन्होंने मुझे एकनाथ शिंदे साहब से मिलाया, जिन्होंने मुझे उद्धव जी से मिलाया था, आदित्य जी से मिलाया था। तो मुझे उस निर्णय का घड़ी आया तो मैंने निर्णय लिया। प्रथम पूज्य जो है, मतलब भाई, तो हमें प्रताप सिंह नाइक जी थे, तो उन्होंने अगर वो जहाँ थे वहाँ मुझे जाना था। और एकनाथ शिंदे साहब जो है, जो कि मेरे बहुत ही उस समय फेवरेट नेता थे, जिनकी वजह से मैं पार्टी में प्रताप सिंह नाइक साहब, और उनकी वजह से मैं आ गया था। तो वो दोनों एक साथ हो गए थे, तो मेरे लिए तो बड़ा चीजें एक झटके में आसान हो गया था। दुख तो हुआ था, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई बुरा है, क्योंकि मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं किसी एक ऐसे नेता के बारे में बोलूं कि बुरा है। लेकिन दुख हुआ था। और लेकिन जहां मैं आया हूं बहुत सही जगह आया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये व्यक्ति और व्यक्तित्व जो है माननीय प्रताप सिंह नाइक जी एक ऐसे विजनरी पर्सन है, जो व्यक्ति जो है जिनके अंदर भाव है, दया है, करुणा है। और उन्होंने जो मेरे प्रति जो है एक परिवार के अभिभावक के रूप में उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, हाथ रखा, तो वो डे वन से लेके आज तक उनके स्वभाव में कभी जो है बदलाव नहीं आया जो है। और विक्रम ने जो बोल दिया वो एक पूर्व दिशा है ऐसा, क्योंकि मैं कुछ भी तो बोलता नहीं हूँ। और जब कोई चीज में जो मेरा अनुभव, मेरा राय जब रखता हूँ सर के सामने जो है, तो मैं बहुत फिल्टर करता हूँ। कई बार मैं उसका रिव्यू लेता हूँ खुद से कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वहां वो कहीं गलत तो नहीं साबित हो जाएगा। इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ते गई कि मैं प्रताप सिंह नाइक साहब के पास, एकनाथ शिंदे साहब के पास जो बात रखूं वो कहीं 16 आने सच रहे। 1-8% कभी कम ज्यादा हो भी सकता है, लेकिन मैं मेरे तरफ से फिल्टर करता हूँ। तो एक ऐसे नेता के साथ मैंने काम किया कि बड़ा मजा आया। मेरा जो आवेग था जो है कि नहीं, मुझे कहीं से भी कैसे भी एमएलए बन जाना है, फटाक से कम एज में बना, वो मेरे अंदर ठहराव आ गया। तो मैंने देखा है कि नहीं, ये व्यक्ति इन लोगों ने संघर्ष किया है, इन्होंने पेशेंस रखा है। चाहे प्रताप सिंह नाइक साहब भी जो है एमएलए बने, तो उनका भी एज जो है उस समय मुझे लगता है कि 40, 42, 45 साल हो गया। मैं तो उतना अभी एज भी नहीं हुआ है मेरा। ये भी अगर तपस्या कर सकते तो मैं क्यों नहीं। मिनिस्टर ये 3 बार एमएलए रहने के बाद चौथी बार जब एमएलए बने तब मिनिस्टर बने। एकनाथ शिंदे साहब का जर्नी देखा है कि भाई मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने एक जर्नी अपना तय किया है, पूरा आहुति दिया है अपने जीवन का। उन्होंने काम धाम, कारोबार, फुल टाइम जो है, दिन रात, मैंने वो जर्नी देखा है। तो जब ये लोग इतना पेशेंस रख सकते तो हमारे पास भी तो बहुत समय है। मजा आनंद आया जो है। और ऐसे नेता मैं सौभाग्य कहूंगा, मैं मेरे नेता इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र का ये सौभाग्य है, संतों का भूमि है कि एकनाथ शिंदे और प्रताप सिंह नाइक जैसे विजनरी लीडर जो है, भावुक लीडर, अमीरों और गरीबों में जो है अंतर नहीं समझने वाला जो है, गरीबी को समझने वाला, गरीबों को के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला नेता जो है, अगर मैंने देखा है बहुत करीब से जो है, तो प्रताप सिंह नाइक और एकनाथ शिंदे साहब है, जिन्होंने खुद जो है
गरीबी देखा हो, फिर गरीबी से ऊपर उठा हो, लेकिन उन गरीबों के प्रति उनके मन में जो करुणा है, जो भाव है, वो मैंने जो देखता हूँ, और मैं क्या देखता हूँ, जितने लोग भी जानते होंगे जो है, चाहे वो मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे साहब ने जो स्कीम्स महाराष्ट्र में लागू किया, महाराष्ट्र का वैभव बढ़ाने का काम किया, महाराष्ट्र को फिर से रीस्टेबल किया उन्होंने जो है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे उन्होंने जो है ये पूरा इंफ्रा का क्रांति लाया, रेवोल्यूशन लाया उन्होंने जो है, मेट्रो से लेके बुलेट ट्रेन से लेके सारे चीज़ों पे, सीलिंग से लेके अटल सेतु को लेके और पूरे आरसीसी रोड्स को, मीरा भाईंदर में जो क्रांति लाया एकनाथ शिंदे साहब अपना के मुख्यमंत्री काल में, प्रताप सरनाइक जी ने जो है, प्रताप सरनाइक साहब ने लता मंगेशकर ऑडिटोरियम से लेके जो है, चाहे सीसी रोड जो है, मेट्रो का परिकल्पना, मेट्रो का तो मैं साक्षी हूँ जो है, 2009 में जो मैं बता रहा हूँ कि जब वो एमएलए नहीं थे तब उन्होंने बैनर लगाया था कि मीरा भाईंदर में मोनो और मेट्रो रेल लेके आऊंगा, और डबल डेकर मेट्रो करना, जो कि प्लान का कल्प, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन डालने से लेके MMRDA में जाके जो है करेक्शन करना, दौरा करना, मेट्रो का काम लेके आया, और भी लोगों का योगदान हो सकता है, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि क्योंकि देवेंद्र जी जब सीएम थे तब जो है सैंक्शन हुआ था, लेकिन प्रताप सरनाइक का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। चाहे सूर्या प्रकल्प का पानी लेके आना, या अपना हमारा घोड़बंदर किला का उसका जीर्णोद्धार होना जो है, आज बाला साहब ठाकरे कला दालन हो, लता मंगेशकर एडिटोरियम हो, अप्पा साहब धर्माधिकारी एडिटोरियम हो, तमाम ऐसे प्रकल्प जो है, कितने तरन तालाब बने हैं, कितने स्विमिंग पूल बने हैं, कितने गार्डन का स्वरूप बदल गया है, कितने जो है पार्क के स्वरूप बदल गए हो, कितने जिम्नास्टिक बन गए हो, कितने जो है हमारे जितने भी पुराने ये अपने तालाब है उसका फ्लो बढ़ गया, इतने विकास कार्य जो है जिसके बारे में तो कई दिन लगेगा बात करने में। प्रताप सरनाइक ने जो माइक्रो लेवल पे जो है वो आदमी मॉनिटरिंग करता है, फंड लेके आते हैं, 4,500 करोड़ का निधि उन्होंने जो है पिछले कार्यकाल में लेके आया। अभी तो चलो मंत्री हैं, खुद जो है माइक्रो लेवल पे उनका कल्पना होता है, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर अधिकारियों से फॉलोअप करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अभी नया जो है मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर हो, 500 बेड का जो है, मुझे लगता है 1000 बेड का हॉस्पिटल होगा, सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है बनाने का कल्पना उन्होंने किया हो पीपीपी मॉडल पे। तो ये काम मतलब कुछ सोचा नहीं होगा, वो प्रताप सरनाइक ने पूरा कर दिया। कुछ 145 देखा नहीं, 146 देखा नहीं, विकास कार्य वो करते जा रहे हैं। और विकसित मीरा भाईंदर की ओर उन्होंने इस शहर को लेके गए जो है, मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि एक व्यक्ति इतना काम कर सकता है जी। कि वो प्रताप सरनाइक विजनरी मैन है वो जी। और एकनाथ शिंदे साहब जो है सतत ठाणे शहर को उन्होंने विकसित किया। ठाणे में जो विकास कार्य में, ठाणे के विकास कार्य में प्रताप सरनाइक और एकनाथ शिंदे साहब का जो जुगलबंदी रहा जो है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी ओला मांझीवाड़ा जाता है, पूरा नासिक हाईवे तक जाता है, वहां पे जो है हमारा कम्युनिटी हॉल हमारे उत्तर भारतीय समाज के लिए उन्होंने उत्तर भारतीय भवन देने का काम किया उन्होंने। उसके बाद फिर जो है राजस्थानी समाज के लिए राजस्थानी भवन देने का काम किया, गुजराती समाज के गुजराती भवन देने का काम किया। उसके बाद जो है बंगाली भवन, मैथिली भवन, केरला भवन, क्या नहीं दिया जो है इस शहर को जी। तो एक नेता जो है अगर लोगों को इस तरीके से काम करते हैं और अपनापन फील कराते हैं, तो ऐसे नेता के साथ जुड़ के, ऐसे नेता के साथ काम करके व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील करता है कि ऐसे हमारे नेता है जी। भैया जैसे आपने बताया कि सारा काम किया, बहुत सारे आपने काम बताया उनके, लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि मतलब आपको, मतलब हमारे सोर्सेज से पता चला है कि आपको भी 145 से टिकट मिल रही थी एमएलए का इलेक्शन लड़ने की, लेकिन उसके बाद में ऑल ऑफ सडन ऐसा कुछ हुआ कि मतलब आपको टिकट नहीं मिली। देखिए, मैं बिल्कुल प्रेसिडेंट हूँ अपने पार्टी का, अपनी विधानसभा का, तो मेरा तो बिल्कुल लक्ष्य रहता है कि व्यक्ति राजनीति करता है इलेक्शन लड़ने के लिए जो है। मेरी पार्टी ने, पहला मैं व्यक्ति रहा जो है कि शिवसेना पार्टी ने जिला प्रमुख के लेटर हेड पे हमारे माननीय मंत्री जी की सहमति से हमारी कमेटी ने डिक्लेयर कर दिया कि 145 विधानसभा में अगर शिवसेना लड़ेगी तो विक्रम प्रताप सिंह लड़ेंगे। ये महाराष्ट्र का पहला घटना है, तो हमारी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया हमें जो है। तो हमारे लिए तो पार्टी ने हमें
कैंडिडेट बना ही दिया था। जनता का प्यार था, जनता का आशीर्वाद था, लगाव था, हर कम्युनिटी के लोग मुझे चाहते हैं, हर लोगों में मेरा आना जाना है। लेकिन अब चूंकि मेरी पार्टी अकेले तो चुनाव लड़ी नहीं, मात्र 80 जगह पे हम लोग चुनाव लड़े। हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमको लड़ना है। अजीत दादा पवार भी आ गए उसमें, तो तीनों पार्टी मिलकर लड़ी चुनाव, तो कहीं ना कहीं समझौता तो करना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पे 145 विधानसभा पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी को अवसर मिला। फिर मैंने पार्टी के गाइडलाइन पे हमने काम किया। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था उनका हमने समर्थन किया। इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए बहुत सारी पब्लिक का डिमांड था, लेकिन मेरे नेताओं का सहमति रहा कि नहीं, मैं नहीं लड़ूं, मैं नहीं लड़ा चुनाव जो है। तो ये त्याग तो करना, मैंने तो पहले बताया ना, त्याग और ये तपस्या का ये क्षेत्र है जी, तो हमें समझौता तो करना पड़ता है जी। लेकिन ये भी खबर बहुत उछल रही थी, उठ रही थी कि हसमुख गहलोत जी जो है वो प्रताप सरनाईक जी के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ही थोड़ा बोलते डिसएडवांटेज होता था, और कहीं ना कहीं वोट बढ़ जाते थे उत्तर भारतीय के, क्योंकि उत्तर भारतीय के जाते मैक्सिमम वोट बीजेपी को ही जाते। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि वो सारी चीजों को लेके भी आपको टिकट नहीं मिला? नहीं, देखिए हसमुख जी कभी विधानसभा का तैयारी किए ही नहीं थे। मैं तो खुले मैदान में मैं सालों साल से विधानसभा का तैयारी कर रहा था। हसमुख जी ने जरूर जो है लास्ट मोमेंट में इंडिपेंडेंट लड़ने की बात की थी जो है, तो लड़े तो नहीं। तो मेरा तो एक ही था कि मैं लड़ूंगा विधानसभा, पार्टी मुझे टिकट देगी। पार्टी के खाते में जो है शिवसेना की सीट नहीं आई तो मैं नहीं लड़ा, क्योंकि जब भी लड़ता मेरे पार्टी से लड़ता ना। मैं तो कभी डिक्लेयर नहीं किया था कि इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता तो मैं लड़ता चुनाव जो है, क्योंकि मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ ना, पार्टी का सदस्य हूँ। तो पार्टी को जब पार्टी को सीट नहीं मिला तो मैं कहाँ से कैंडिडेट, पार्टी को सीट मिलता तो विक्रम प्रताप सिंह लड़ते, उसमें कोई दो राय नहीं था जी। और यहाँ तो जो है ये प्रताप सरनाईक साहब एमएलए है, तो यहाँ शिवसेना लड़ती है, तो कोई बात ही नहीं है। और हर व्यक्ति का अपना स्वच्छंद अपना ये है, राजनीति है, इसको जो इच्छा है करना चाहिए जी। लेकिन समझिए एक सिचुएशन ऐसा कभी आए इन फ्यूचर कि अगर आपको बीजेपी भी टिकट दे रही है, शिवसेना भी टिकट दे रही है इलेक्शन लड़ने का, तो कौन से पार्टी से लड़ेंगे और क्यों? नहीं, देखिए कल का किसी को मालूम नहीं, लेकिन मैं शिवसेना का एक बहुत ही सक्रिय सदस्य हूँ, परिवार का मेंबर हूँ। और मैं खाली शिवसेना के पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं, मैं प्रताप सरनाईक परिवार का एक मेंबर हूँ। मेरा बड़ा भाई छोटा भाई का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। एकनाथ शिंदे के परिवार साहब के परिवार का एक सदस्य हूँ, तो मैं वो पार्टी से एक कदम आगे हूँ। तो मेरे लिए वो चीजें किंतु परंतु वाला तो मुझे तो नहीं लगता है कि कभी किंतु परंतु ये दो परिवारों के बीच से कभी आएगा। बिल्कुल नहीं है। मैं जब तक या शिवसेना जब तक है एकनाथ शिंदे साहब प्रताप सरनाईक जी के हाथ में, तब तक मैं शिवसैनिक हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैं जो काम करना चाहता हूँ वो मेरा काम जो है मैं समाज में कर पाता हूँ। जो मैं मदद करवाना चाहता हूँ वो प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से मदद हो जाता है, एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से मदद हो जाता है। तो कहीं कोई और भारतीय जनता पार्टी को मैं कभी बुरा बोला ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमारी पूर्व पार्टी रही है, पूरे देश पे मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं अलायंस पार्टी का एक सदस्य हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो है अपनी राजनीति, हमारी जो है अपनी राजनीति है। जब साथ में हम मिलकर लड़ेंगे तब तो हम दोनों पार्टियों की बड़ाई करेंगे। जब हम पार्टी हमारी आमने सामने कभी लड़ी भविष्य में, तो हम शिवसेना के साथ, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि हम सहमति ये हमारा होके जो है हम गठबंधन में चुनाव दो 3 चुनाव लड़े जो है। और जब ऐसा पार्टी का आदेश होगा कि भाई नहीं अब गठबंधन में नहीं लड़ना है, तो हम अपने पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। हमें जो मिलना है हमें हमारे परिवार से हमें चाहिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो काम कर रहे हैं वहां पे जो है उनको अपेक्षा करना, मैं तो हमारी पार्टी से अपेक्षा करूंगा जी। सो गाइस फाइनली हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे विक्रम प्रताप जी के साथ में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इनकी पूरी जर्नी इन्होंने बताया। अब मुझे देखना है कि जो भैया हैं ये चीज आपको मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको तुरंत आंसर देना है। यस। अब इसमें देखना है कि भैया जो है वो सोच समझ के आंसर देते कि तुरंत कुछ ना कुछ गलत निकालते। चले तो हम रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। भैया जैसे कांग्रेस या बीजेपी सबसे ज्यादा जो स्ट्रेटेजी है, कांग्रेस बीजेपी शिवसेना,
ये तीनों में से सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी कौन करता है? स्ट्रेटजी के मामले में तो बीजेपी हमेशा पहले से ही रही है और जी। आज भी उनका स्ट्रेटजी। और हमारी शिवसेना अभी आप हमारी जो अभी ये शिवसेना हम लोग भी बहुत प्लानिंग से काम करते हैं। अभी एकनाथ शिंदे प्रताप सरनाईक का शिवसेना है, तो हम स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल, मैं बोलता हूँ कि भले हम बीजेपी से ही कॉपी कर रहे हैं लेकिन हम लोग स्ट्रेटजी पे चलते हैं। जी। तो चूंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है, तो उनका स्ट्रेटजी थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम लोग छोटे भाई है तो हमारा भी स्ट्रेटजी छोटा है। तो शिवसेना बीजेपी दोनों एक ही रास्ते में जा रहे हैं, तो दोनों पार्टियां हैं, लेकिन अभी बड़ी भाई बीजेपी है तो बीजेपी का स्ट्रेटजी ज्यादा बड़ा है। जी। मीरा भाईंदर में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप कंप्लीट होना देखना चाहते हैं? कंप्लीट तो एक तो जो सबसे बड़ा प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से जो हॉस्पिटल अभी जो स्टार्ट हुआ है वो पूरा होना मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेडिकल के फील्ड में जो है बहुत जरूरत है अभी भी शहर में। और दूसरा लता मंगेशकर इंस्टीट्यूट एक बन रहा है, वो भी अगर पूरा होगा तो हमारे शहर के लिए एक बड़ा ही मिराइकल होगा। जी। मीरा भाईंदर का रियल हीरो कौन है आपके हिसाब से? आज के डेट में प्रताप सरनाईक। नरेंद्र मेहता और प्रताप सरनाईक जी इन फ्यूचर दोनों में से अगर किसी को चूज करना हो, अगर एक पॉलिटिशियन के हिसाब से नहीं, एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से, किसको चूज करेंगे और क्यों? प्रताप सरनाईक। क्यों? क्योंकि वो उनके सीने में दर्द है जी। वो भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ, एमएलए हूँ, मिनिस्टर हूँ। अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर दुखी होके आता है तो वो दुखी हो जाते हैं, किसी की खुशी में खुश हो जाते हैं, किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं, नहीं सोचते हैं कि नहीं ये गम मेरा है कि ये खुशी मेरी नहीं है। वो भावुक नेता है जी। अगर आपको डिबेट करने का मौका अगर मिले नरेंद्र मेहता जी के साथ में 1 to 1, तो चाय पे डिबेट करेंगे, कॉफी पे डिबेट करेंगे? मैं चाय पे भी कर लूंगा, कॉफी पे भी कर लूंगा, लेकिन एक चीज रिक्वेस्ट रहेगा कि मेहता जी दूसरे सुनते कम हैं, तो उनको मैं पहले बोलूंगा कि सर थोड़ा आप बोलना तो सुनना भी जो है, क्योंकि वो सुनते नहीं है। जी। एक एडवाइस बोलते हैं जी, अगर एक एडवाइस नरेंद्र मेहता जी को देना हो तो क्या देंगे? थोड़ा सामने वाले का भी सुना करिए सर। जी। आप नहीं सुनते हो, सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा ही सही। जी। आपको अगर एक दिन का एमएलए बनाए या फिर एक दिन का मेयर बनाए तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे आप? नहीं बनना है मुझे एक दिन का एमएलए और एक दिन का मेयर, क्योंकि एक दिन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। कोई कुछ नहीं कर पाता है। एक दिन में फॉर्मेलिटी में चले जाएगा पूरा एक दिन तो खाली बुके पकड़ने में जाएगा, वो भी कम पड़ता है मुझे। जी जी जी। आप भैया आप लोगों के दिल में इस तरह बसते हैं, और स्पेशली जितने भी जो उत्तर भारतीय लोग हैं, अगर एक वर्ड में अगर उत्तर भारतीयों को डिस्क्राइब करना है तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए वो प्यार उनको लगता है अपनापन, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर भाव मैं चाहता हूँ कि सब मिलजुल के रहे। और उत्तर भारतीय तो वैसे भी भावुक लोग होते हैं, तो सब घुल मिल जाते हैं। तो शहर बहुत बड़ा खूबसूरत है, और चूंकि उत्तर भारतीय होने के नाते तो लोग अपना थोड़ा सा ज्यादा, मुझे समाज के लोग ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये साथ में ये भी बोलता हूँ कि दूसरे लोगों का भी मुझे बहुत प्यार मिला है। और मैं आने वाले समय में अगर मैं एक चीज करूंगा तो इस शहर में जो है, जो जाति द्वेष है उसको मैं खत्म करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि इस शहर में चलेगा भी नहीं। भाषा और धर्म जाति ये नहीं चलेगा। मीरा भाईंदर यार मुंबई शहर जो है ना, बिल्कुल ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, बड़ा विशाल हृदय का ये शहर है। सबको इस शहर ने दिया है, चाहे हमारे स्थानिक अगरी कोली बंधुओं का ये धरती है, या महाराष्ट्रियन भाई यहाँ आए होंगे कहीं बाहर से, या नॉर्थ इंडियन भाई आए होंगे, साउथ इंडियन भाई आए होंगे, राजस्थानी भाई, कोई गुजराती भाई, सबको इस शहर ने रिटर्न किया है। तो इस शहर को जब हमें रिटर्न करना होगा तो सबसे पहले हमें रिटर्न करना है यहाँ का सामाजिक समरसता। नफरत द्वेष डालने का अगर बारी आए तो कम से कम मेरा रिक्वेस्ट है कि इस शहर में आप लोग मत डालिएगा जी। चाहे वो जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे भाषा का हो, बिल्कुल ये चीज जी। आपके हिसाब से जैसे आपके व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध है उद्धव ठाकरे जी से, तो उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी सबसे अच्छा भाषण देने वाले नेता कौन है? स्वाभाविक तौर पे राज ठाकरे जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, मराठी में भाषण देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं। भाषण के लिए तो उनका महाराष्ट्र में
मुझे लगता नहीं उनके टक्कर का कोई जो है भाषण देने वाला है। जी जी, नो डाउट। जैसे अभी गीता जैन मैडम भी है, वो भी मतलब इलेक्शन होते थे, तो गीता जैन जी और नरेंद्र मेहता जी दोनों में से सबसे अच्छा नेता आपके हिसाब से कौन और क्यों? देखिए, नेता का दो रोल होता है। नेता का एक भावना भावुक, क्योंकि वो एक लोगों के लिए एक आइडियल होता है और एक पिता तुल्य होता है, और उसके अंदर भावना भी होना चाहिए और कैपेसिटी भी होना चाहिए। तो नरेंद्र मेहता जी के अंदर कैपेसिटी है जी, लेकिन भावना की कमी है। तो गीता जी भावुक हैं और उनके अंदर जो है लीडरशिप कैपेसिटी ज़्यादा है। जी, अगर दोनों चीज़ रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ एक चीज़ कम है, यहाँ एक चीज़ कम था। अगर दोनों किसी व्यक्ति में रहे, प्रताप सरनाईक साहब के अंदर जो चीज़ है, तो बहुत अच्छा नेता जो है साबित हो सकते हैं। अगर दोनों की बात करें तो जी, एक एक चीज का कमी मेरे नजरिए में, अदर लेने का जरूरत नहीं है, मेरा जहां तक सोच है, जी, भावना होता है। हर व्यक्ति को भावुक होना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर हमें मिला है तो इसका तो हमें मान रखना चाहिए। जी। अब मुजफ्फर हुसैन जी और नरेंद्र मेहता जी, अब ये दोनों में से अच्छा नेता? मुजफ्फर हुसैन जी बहुत ही विजनरी लीडर है जी, उनका विजन बड़ा क्लियर है, बहुत ही प्लानर लीडर हैं। लेकिन उनके प्लान को उन्होंने मीरा रोड तक ही सीमित रखा था। उस समय में भयंदर का जो परिस्थिति था जो है वहां तक वो नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन वो उनका मैं बिल्कुल उनके चीजों पे मैं सहमत हूँ। जो है मुजफ्फर हुसैन जी विजनरी लीडर है, स्टडी करते हैं और बहुत ही अच्छे एक पढ़ा लिखा होना है और एक बहुत अच्छे पढ़ा लिखा। तो वो उनका एक मुजफ्फर जी का, नरेंद्र मेहता जी मुजफ्फर का विजन ज्यादा है। और मैं अपोजिशन के हमारे लीडर हैं, अगर वो मुस्लिम परिवार में नहीं पैदा होते तो इस शहर के वो प्रताप सरनाईक जी जैसे वो भी बड़ा लोकप्रिय नेता होते, मुझे कहने में दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं उनका ड्रॉबैक है कि कांग्रेस से वो इलेक्शन लड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। जातीय एक वाद जो है, जो धार्मिक उन्माद का ये दौर आया है, उस दौर के वो शिकार हुए हैं वो, और तो उसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही है ना। कांग्रेस का जो पतन और भारतीय जनता पार्टी का जो उत्पत्ति, हमारी शिवसेना की उत्पत्ति, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना है। गीता जी जैन जी और रवि व्यास जी, ये दोनों में से आपका नेता? गीता जी बहुत सीनियर है जी, गीता जी बहुत मेयर रही, वो एमएलए रही। रवि जी वगैरह सब हम लोग, ये कल के एक ये है क्या रोल होगा, ये परिस्थिति समय बताएगा। गीता जी बहुत सीनियर है जी। हसमुख गहलोत जी और रवि व्यास जी, ये दोनों में से एक फ्यूचर 5 साल के बाद में नेता चूज करना हो बीजेपी का, तो कौन होगा और क्यों? देखिए, वो हसमुख जी का कुछ चीजें हसमुख जी नहीं तय कर पाएंगे। हसमुख जी किसी के अंडर में काम करते हैं। रवि व्यास जी जिलाध्यक्ष इस शहर के रहे जो है भारतीय जनता पार्टी के, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा स्वतंत्र महसूस जो है रवि व्यास ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनका एक संगठन के अध्यक्ष रहे, तो वो अपने हिसाब से उन्होंने काम भी किया, संगठन भी बनाया। नो डाउट हसमुख जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अपने मन से वो पूरा काम तो नहीं कर पाएंगे, और मुझे लगता है थोड़ा भी कर पाए तो बड़ी बात है जी। तो रवि व्यास जी को मैं जी कहूँगा। ऐसे 5 बीजेपी के नगर सेवक जो अभी भी आपके कांटेक्ट में हैं और उनको आप शिवसेना में लाना चाहते हैं, ये सीक्रेट मैं क्यों खोलूं आपके सामने? ये तो अभी इलेक्शन भी आ रहा है, खोलेंगे तो फिर ये तो हमारा स्ट्रेटजी है, और हर पार्टी का स्ट्रेटजी सीक्रेट ही रहता है और होता है। और मैं ये चाहूं कि जनता प्रताप सरनाईक, एकनाथ शिंदे साहब के कामों से इतना, विक्रम प्रताप जैसे संगठक के कामों से इतना खुश हो जाए कि किसी को हायर करने का, लेने का हमें जरूरत ही नहीं पड़े। हमारा कार्यकर्ता जो सतत काम कर रहा है लोगों के बीच में शिवसैनिक के रूप में, वही नगर सेवक के रूप में चुन के जाए। हम तो यही चाहेंगे जी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा यही होगा। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया कि जितने जो कार्य करते हैं उनको पहला प्रायोरिटी देना। जी, मुझे क्यों रेडीमेड लेना अपने? जी, रेडीमेड लेने की जरूरत जी। कभी जैसे प्रताप सरनाईक जी अभी तो मतलब मिनिस्टर हैं और मतलब बहुत ही डे टू डे लाइफ में बिजी होते हैं, तो कभी ऐसा मतलब आपको जब बात करना होता है तो डायरेक्टली फोन लगा के बात करते हैं कि पीए के थ्रू आपको भी जाना पड़ता है? प्रताप सरनाईक साहब, मुझे ऐसा, जब से हम जुड़े हैं 2017-16 से, मुझे ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा दिन होगा उस दिन में मेरा 1 से 2 बार उनका फोन आया नहीं होगा, या मुझे
ऐसा लगा होगा कि नहीं सर से बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं सोच के फिर मैं कॉल लगाता हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति बिजी व्यक्ति हैं, मिले हैं, अभी मिनिस्टर हैं, पहले मिले थे, एक बिजनेसमैन है, विजनरी आदमी है, तो मैं भी कॉल कर लेता हूँ। मेरा कॉल 1-2 कॉल हमारा व्हाट्सएप कॉल पे बात होता है, बजा और सर का फोन उठ जाता है, और या मैं 1-2 कॉल करके छोड़ता हूँ, उनका कॉल बैक आ जाता है, तो सीधा हमारा सीधा संवाद है। पीए कोई नहीं पीए जो भी है, तो मेरा कभी पीए के लेवल का काम होता है तो संवाद होता है, उनका फोन आता है, लेकिन मेरा सर से एकदम सीधा संवाद है, 1 to 1 जो है बात होता है। कुछ भी चीजें कलेक्ट होता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अब बताना चाहिए, मैं तुरंत नहीं बताता हूँ, पहले मैं मेरे लेवल पे हैंडल करता हूँ, चीजों को कलेक्ट करता हूँ और सुलझाने का कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं अब हमारे नेता से अपडेट करना चाहिए, मैं बड़े सदैव कम शब्दों में मैं अपडेट करता हूँ जी। भैया मीरा भाईंदर का विलन कौन है आपके हिसाब से? विलन के बारे में तो मेरा कभी निगेटिविटी के बारे में मेरा ध्यान बड़ा कम रहा है, बुराई की तरफ मैं कम देखना चाहता हूँ, तो मैं अभी ये इसमें मैं अपरिपक्व हूँ विलन के बारे में मैं, क्योंकि मैं हमेशा हीरो की तरफ देखता हूँ जी, अच्छाई की तरफ देखता हूँ, क्योंकि जब अच्छा होगा तो सब बुरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कहीं अंधेरे में हाथ पांव मारने से अच्छा है कि एक वहां दिया जला दो जी। तो प्रताप सरनाइक नाम का है कि यहाँ पे तो हेलोजन जला हुआ है, दिया ने हेलोजन जला हुआ है, तो हीरो इतना बड़ा हो गया कि विलन किसको बोला जाए जी, तो ठीक नहीं है बोलना जो है। ये क्वेश्चन को भैया थोड़ा मॉडिफाई करता है, गब्बर कौन है मीरा भाईंदर का आपके हिसाब से? गब्बर सिंह कौन है यहाँ पे? गब्बर सिंह तो अभी हीरो है, तो हीरो ही गब्बर बोले तो गब्बर तो विलन हो गया ना वो। तुम लोग थोड़ा मॉडिफाई किए वो चीज को, हम लोग है तो वो एक ही चीज, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई किए, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आप। ठीक है, अभी हमारा पॉलिटिकल जब कभी हम स्पीच देंगे तो कभी बोल देंगे जी। अभी हम सब लोग गठबंधन में हैं, अभी हमारा जो है हो सकता है नगर पालिका इलेक्शन में फिर से गठबंधन हो जाए, तो हम किसको गब्बर बोले किसको विलन बोले, अभी हमने तुरंत जो है विधानसभा में जो है हमने खूब मोदी जी योगी जी के नारे लगाए हैं, दोनों एमएलए को चुन के भेजा है, एमपी को हमने मस्के साहब को चुन के भेजा है, तो अभी तक तो हमारे लिए कोई विलन दिखता नहीं है, और अपोजिशन में जो है कोई लीडर है नहीं। मुजफ्फर हुसैन साहब है तो वो भी लगभग आधा रिटायर आधा लाइव आधा बेचारे करते, तो वो व्यक्तिगत रूप से बड़े अच्छे आदमी हैं वो भी, तो उनको मैं क्या बोलूं, और कोई अपोजिशन में दिखता ही नहीं है, और कोई दिख नहीं। तो भैया जैसे इलेक्शन अभी नजदीक आ रहा है, तो सबसे ज्यादा याद कौन आता है? मीडिया वाले याद आते हैं कि वोटर्स याद आते हैं? नहीं, इलेक्शन में तो वोटर ही याद आते हैं, लेकिन मीडिया माध्यम बनती है उन तक पहुंचाने का। भैया अगर एक आपको सुपर पावर दिया जाए मीरा भाईंदर में एक बदलाव करने का, वो बदलाव क्या करेंगे और क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शहर में सब कुछ है, लेकिन अभी एक कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है हमारे शहर में होना चाहिए, और वो हमें बिल्कुल ज़रूरत है। और एजुकेशन के बारे में मैं यहाँ पे बड़े लेवल का बदलाव लाना चाहूँगा, जो है हायर एजुकेशन जो है, क्योंकि स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे जो है ठाकुर कॉलेज में जाते हैं या दूसरे कॉलेज में जाते हैं, एनएम में जाते हैं, तमाम वहाँ एडमिशन मिल पाता है नहीं मिल पाता है, मायूस हो जाते हैं बच्चे जो है। यहाँ पे कॉलेज है हमारे एसएन कॉलेज काका का, रविदास काका का, लेकिन पूरा नहीं हो पाता जो है। हमारा आज 20 लाख लगभग पॉपुलेशन हो जाएगा इस शहर का, धीरे धीरे 15 लाख के ऊपर है हम लोग जो है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उनको कहीं ना कहीं मायूस होना पड़ता है। तो एजुकेशन का बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरी बात है इंडस्ट्री जो है, जिसका मूल पहचान इस शहर मीरा भाईंदर का रहा, स्टील, वो धीरे धीरे यहाँ पे वो माइनस हो रहा है जो है। तो अलग से हमारा स्टील, हमारा जो इंडस्ट्रियल जोन जो है, स्टील पाटे का जो हमारा ये बिजनेस है यहाँ पे सबसे पुराना, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्पेशल जोन में जो है चला जाए, और वो चीज यहाँ पे खत्म नहीं हो, ये प्रयास होना चाहिए। तो दो चीज, एजुकेशन और इंडस्ट्री, दोनों चीज यहाँ पे स्टेबल रहना चाहिए जी। अच्छा भैया, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब जो नगर सेवक की जो टिकट है वो सेटिंग से मिल जाती है, तो मेरा सवाल उसी के ऊपर है कि जो टिकट जो मिलती है सेटिंग से मिलता है संबंध से मिलती है? न सेटिंग से मिलता है ना संबंध से मिलता है, ये आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। और
काटे तो जाते हैं लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे काबिल व्यक्ति का कटा है। मिलना तो आपकी काबिलियत पे होगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होता है पार्टियां उसी को देती है जी। तो जो जीतने के लिए, और बड़ा ग्रास रूट का काम है ये लोकल इलेक्शन। आपको यादी का स्टडी होना चाहिए, आपको लोकल चीजों का जो है फेस करने का आदत होना चाहिए, क्योंकि आपको काम करने से जवाब ज्यादा देना होता है। काम तो जो होना होता है सिस्टम करता ही है, आपको रिप्लाई देना होता है, ठंडे दिमाग से रिप्लाई देना है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आएगा। सोसाइटी, सेक्रेटरी, चेयरमैन, लोकल लोग, हर व्यक्ति तो लीडर के पास ही जाता है ना, चाहे एडमिशन का हो, चाहे वो जो है कारपोरेशन का हो, पुलिस का समस्या हो, आरोग्य का समस्या हो, या कोई भी पर्सनल कोई व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो, आपको अटेंड भी करना है, बर्थडे में भी जाना है, पूजा में भी जाना है, गणपति में भी जाना है, डोनेशन भी देना है, क्रिकेट टूर्नामेंट में भी जाना है, तो सब फेस करना होता है। तो बहुत पेशेंस का काम होता है जी। तो बिल्कुल वो सब चीज को फॉलो अगर आप करते रहे, प्रोसेस में जाते रहे, तो आपको जरूर एक ना एक दिन आपका मंजिल मिलेगा। जी भाई, जैसे मीरा भाईंदर में करप्शंस के बहुत ही ज़्यादा एलिगेशंस लगते रहते हैं लोगों पे, और जैसे आपको भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते रहे कुछ कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि आप भी पहले ऐसे ऐसे नेता थे जिनके साथ में आप घूमते थे, आपने टाइम दिया, एनर्जी दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए कैसा राजनीति ना, ये काजल की कोठरी है जी। व्यक्ति जब भी जो आता है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन जब आप लीडर होते हैं, जब आप लोक प्रतिनिधि होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी होती है कि आपको कितना करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, बिल्कुल इसका आपको कहाँ ब्रेक करना है, कहाँ। देखिए क्या है, राजनीति मैं तो बोलता हूँ ना कि ये सेवा का क्षेत्र है, ये पैशन है, तो उसको उसी तरीके से आपको करना चाहिए। आप उसको प्रोफेशन बना लेते हैं ना, तो आपके ऊपर एलिगेशन आएगा जो है। जी, जी। तो जो लोग प्रोफेशन के हिसाब से करते हैं तो उनको तो आरोप तो लगना तय है, लेकिन जो पैशन के हिसाब से करते, उनपे अगर कोई झूठा आरोप लगाएगा तो कोई जनता मानती नहीं है, और आज नहीं कल तो वो सामने आता है। जी। तो करप्शंस यहाँ पे है ही है, होता है, लेकिन जो है नहीं होना चाहिए, ये भी हम जैसे लोगों का प्रयास रहता है, और जितना हो सकता है उतना हम लोग जो है उस पे हम प्रकाश डालने का काम करते हैं। जी। अभी जैसे इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर जैसे लोकल पार्टीज के बीच में जो भी एक राइवलरी होती है, एक लड़ाई होती है, उसके अंदर जो नुकसान जो होता है, वो नुकसान किसका होता है? सिस्टम का नुकसान होता है या आम जनता का नुकसान होता है? नहीं, सिस्टम का नुकसान होता है, और अच्छे जो ऑफिसर्स होते हैं इनको कहीं ना कहीं जो है, जो लोग ब्लैकमेल करने लगते हैं, तो जो काम वो डेवलपमेंट उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके शहर में आते हैं, वो फिर वो बेचारे अटक जाते, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब मेरा ही सुनना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ये लीडर का काम नहीं होता है। मेरा सुने नहीं सुने, लेकिन जो मुझे काम कराना है, जो उनको करना, वो अगर हो रहा है तो हमारा सुने नहीं सुने इसका क्या मतलब है? जी। और हम गलत बोलेंगे तो क्या अधिकारी गलत सुनेगा क्या? तो वो बात है कि मेरे नजरिए से एक अधिकारी काम करे, मेरे नजरिए से। आपका नजरिया अगर नुकसान वाला होगा शहर के, आपका नजरिया आपके फायदे वाला होगा, तो अधिकारी कैसे काम करेगा? तो ये चीज जो है नेताओं को समझना चाहिए। जो है आज प्रताप सरनाईक साहब जो है जो काम करते हैं, तो जो शहर का हित है वही वो एक्सपेक्ट करते हैं। आप अपेक्षा ही गलत कर रहे हो तो कहाँ से आपका सुना जाएगा? आज अपेक्षा वो करो कि जो लोगों के हित में हो, लोगों के जीवन में बदलाव आए, शहर बदले, वैसा अपेक्षा करो तो अधिकारी क्यों नहीं काम करेगा? काम करने के लिए वो पोस्ट पे बैठा हुआ है, उसके लिए सिस्टम में आया हुआ है। जी, जी। और आपका रिस्पेक्ट भी करेगा वो। ऐसे लोगों का रिस्पेक्ट भी नहीं करते हम। जी। अभी जैसे आपने अधिकारी की बात की, तो अभी हाल ही में हमने पोस्ट वगैरह बहुत ही देखा, एक बहुत ही रेप्यूटेड अधिकारी, उनके पोस्ट पे लिखा गया था वेलकम टू शिवसेना। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका फोटो प्रॉपर डाला हुआ था और लिखा गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो नासमझी है जी, कि एक वेल नोन जो आईएएस व्यक्ति जो बनता है, तो आईएएस आईपीएस बनना जो है हर माँ बाप का सपना होता है। कोई नहीं सपना देखता है कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री और एमएलए एमपी बने। एमएलए एमपी जो है वो अपने काम से बाद में बेचारा स्ट्रगल करते करते बन जाता है, लेकिन आईएएस बनना छोटी बात है। एक आईएएस ऑफिसर जो है, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आके महाराष्ट्र कैडर में जो है हायर पोस्ट पे जाना जो है, और उसके बाद फिर एक कमिश्नर बन के जो है वो हमारे शहर में आए, तो हमारे शहर
के लिए लक है, और उनके ऊपर अगर ऐसा एलिगेशन कोई अगर लगाता है तो ये दुर्भाग्य है। इस शहर के लोक प्रतिनिधि के नाते जो है ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से का जो एलिगेशन होता है तो वही अधिकारी जब आपके बुलाने पे, जब आमंत्रण पे जाएगा और वहाँ काम करेगा तो क्या हम लिखना चाहिए क्या कि वेलकम टू बीजेपी जी। हाँ, तो वो व्यक्ति तो न शिवसेना के मंच पे आता है न बीजेपी के मंच पे आते हैं। अधिकारी आते हैं वो पब्लिक के मंच पे आते हैं, पब्लिक फोरम पे आते हैं, क्योंकि आप लोग प्रतिनिधि हो। आप जहां बुलाएंगे अधिकारी को आना पड़ता है, सही बात। और वो आना ही चाहिए जो है। और लोग सामने कौन बैठे हैं? क्या शिवसेना का जो सदस्यता अभियान चल रहा था क्या वहां पे जो है सारे शहर के जो है रेप्यूटेड लोग आए थे वहां पे, सेक्रेटरी चेयरमैन और जो है डीम कन्वेंस और अपना कन्वेंस के लिए वहां पे लोग आए थे। रीडेवलपमेंट की समस्या पे वहां बात हो रही थी। जिलाधिकारी बैठे हैं, कोंकण कमिश्नर बैठे हैं, उपायुक्त बैठे थे जो है, डिप्टी रजिस्ट्रार बैठे थे, सोसाइटी रजिस्ट्रार बैठे थे, राज्य के मंत्री बैठे हैं। हाँ, और वहां पे जो है इस तरीके से एलिगेशन करना, और उनका स्पीच भी सुनना चाहिए था कि किस तरीके से उन्होंने जो है उन्होंने एक नया दिशा देने का काम किया शहर का। तो ये तो चीजें गलत है, ये तो मानसिकता दर्शाता है जी कि व्यक्ति जो है किस लेवल तक जाके जो है आरोप प्रत्यारोप, तो वही चीज तो शहर में बदलना चाहिए जो है। जी। जो मेंटलिटी है लो लेवल का जो है लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो आप किसी के ऊपर कीचड़ उछाड़ते हो तो कीचड़ आपके ऊपर छीटा तो आएगा ना जो है। जी। तो ये चीज बदलना चाहिए शहर में। जी। ये अपेक्षा हम जैसे यूथ लीडर नहीं करते सीनियर से। तो कभी सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन हुआ आपको? कभी मतलब ऐसा कभी होता है ना, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते, नहीं यार अभी ये काम मुझे करना था, लेकिन ऊपर से कभी आपको प्रेशर आ गया हो, फोन आ गया हो, नहीं ये काम मत करो अभी आप, ऐसे कभी हुआ? तो मानव का स्वभाव है जी। जब आदमी जो सोचता है नहीं पूरा होता है तो आदमी या तो फ्रस्ट्रेट होता है या दुखी होता है। तो हम जैसे लोग फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं आने देते, दुखी होके अपने मन में दबा लेते हैं। जब हम विधानसभा लड़ने की बात करते हैं, तैयारी करते नहीं हो पाता है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन के बदले हम अपने आप को अंदर से दुखी महसूस कर लेते हैं। या 2012 में कारपोरेशन लड़ना होता है, जब मौका नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आदमी दुखी होता है, अपना दर्द को छुपा लेता है। और लेकिन जब उस दर्द पे मलहम लगाने वाला कोई व्यक्ति आता है कि नॉन मराठी में पहला रहा जो है इस मीरा भाईंदर मुंबई शहर में शिवसेना पार्टी के कॉप नगर सेवक में बिठाए जबरदस्ती कोई हमारा नेता प्रताप सरनाईक के रूप में जो है मुझे जो है सदन में भेजने का काम करते हैं, हाउस में भेजने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब मन में मरहम भी लगता है, क्योंकि मुझे तब तक नगर सेवक बनना ही नहीं था कि नहीं लड़ पाया, नहीं लड़ा तो अब कभी नहीं लड़ूंगा। लेकिन प्रताप सरनाईक साहब ने जो है जबरदस्ती मुझे कॉप नगर सेवक का मान देके, सम्मान देके, और मुझे वो सम्मान नहीं था, हमारे पूरी कम्युनिटी के नॉर्थ इंडियन उत्तर भारतीय समाज को उन्होंने सम्मान दिया जो है। तो ऐसे लीडर जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मन में तमाम युवाओं के मन में एक उनके प्रति रिस्पेक्ट हो जाता है कि व्यक्ति जो है किस तरीके से जो उनके साथ होते हैं उनको कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, कैसे उनकी भावनाओं को छूते हैं, कैसे उनके जो है दर्द पे मलहम लगाते हैं। और कहीं ना कहीं वो पहचानते हैं कि व्यक्ति अगर ये समाज में आगे जाएगा तो हमारे शहर को क्या क्या योगदान दे सकता है, कम्युनिटी को किस तरीके से जो है जोड़ सकता है, पार्टी से जोड़ना, शहर में अच्छा माहौल रखना, सारी चीज है जी। तो ऐसे नेता प्रताप सरनाईक जी, एकनाथ शिंदे साहब है जिनके साथ मैं आज काम कर रहा हूँ। जी। जैसे आपने प्रताप सरनाईक जी का भी नाम लिया, एकनाथ शिंदे जी का भी नाम लिया, और जितने भी टॉप लीडर्स हैं आपके पार्टी के, सारे लीडर्स आपके कांटेक्ट में हैं। एजुकेशन सिस्टम की जब बात आती है तो प्रैक्टिकल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और थियोरिटिकल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, दोनों का अपना अपना महत्व है। एजुकेशन तो एजुकेशन होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बड़ा उसका मायने है, लेकिन थियरी तो के बाद ही प्रैक्टिकल आता है जी। अगर आपको थियरी मालूम है तो आप प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से जो है कर पाते हैं। जीवन तो प्रैक्टिकल से ही चलता है, लेकिन थियरी को आप खड्डे में गाड़ देंगे ऐसा नहीं है। तो एजुकेशन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, और हर युवाओं को पहला हमारा जो है कि रोटी कपड़ा मकान तो ही है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ये बिल्कुल जो है, ये 3 चीजें नहीं, हमारे यहाँ 5 चीजें जो है ये होना चाहिए जो है। रोटी कपड़ा मकान के बाद जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, जी,
ये बिल्कुल जोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये पंच तत्व है हमारा। तो पंच तत्व के बगैर जो है एक सभ्य समाज का कल्पना नहीं हो सकता है। जैसे ये शरीर हमारे पंच तत्व से बना हुआ है, उसी तरीके से हमारा सभ्य समाज अगर हम आज आधुनिक भारत में रखते हैं तो ये हमको बेसिक नीड हमें जो है हमारे पूरे देश को देना पड़ेगा, और देश के हम एक पार्ट है मीरा भाईंदर में देना ही पड़ेगा, जो है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य जो है। जी। तो इस पे हमें हमेशा सतत जो है हर लोकल बॉडी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबको इस 5 बेसिक चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो है। जी। जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, थियोरिटिकल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम जब इंडिया से जब बाहर जाते हैं तो मैक्सिमम जगह पे हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, महत्व दिया गया है उनको। और कैसा होता है कि जब वो जैसे हमने अभी मैथ्स में मेरी बाई क्वालिफिकेशन इंजीनियर हूँ, तो जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो जो मैथ्स जो होता है हमारा, वो मैथ का कुछ उपयोग ही नहीं हुआ कॉर्पोरेट सेक्टर में। जैसे उस वहाँ पे तो सिर्फ बेसिक मैथ था वहाँ पे, जैसे प्लस माइनस अगर आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिविजन आ गया, सब तो उतना ही यूज होता है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा एजुकेशन में थोड़ा चेंज लाना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन फोकसिंग ऑन थियोरी? नहीं, आप इंजीनियर हैं तो आपको मीडिया में आना था, तो आप प्रैक्टिकल हैं जी। तो आपको आपका इंजीनियरिंग तो मना नहीं किया ना कि आप मीडिया में क्यों आना चाहिए जो है। क्योंकि आप जब पढ़े लिखे अगर हैं तो पढ़ाई के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं ना। आप भले मैथमेटिक्स से पढ़े, इंजीनियरिंग किए हैं, लेकिन आज मीडिया में काम कर रहे हैं ना। आज सोशल वर्कर भी बन सकते हैं, आप जो है बिल्डर भी बन सकते हैं, आप जो है दूसरे टेक्निकल चीजों में जा सकते हैं। तो मतलब बेसिक नीड आपका जो आपने पूरा कर लिया है, आप एजुकेटेड हो चुके हो, तो एजुकेटेड व्यक्ति भी जो है आपके एजुकेशन के अगेंस्ट वाले जो प्रोफेशन में भी आप काम कर सकते हो। लेकिन आप एजुकेशन आपने लिया ही नहीं है, तब तो आप अंधेरे में तीर मारना पड़ेगा ना आपको। जी जी जी। तो बिल्कुल आदमी को थियरी तो पहले चाहिए कंपलसरी, और थियरी के बाद अगर आपके प्रोफेशन को आपको अलग अलग जो है अगर आपको जाना है तो आपको कोई मना नहीं करेगा। आपके सोने पे सुहागा होगा वो जो है। जी। आपने इंजीनियरिंग किया, लेकिन इंजीनियरिंग में आपको टेक्नीशियन का काम नहीं करना है, आपको मीडिया जगत में आना है, तो आप बिल्कुल आइए जो है। लेकिन आप एक वेल एजुकेटेड बन के आए, आपको कोई आरोप नहीं लगाया कि आप अनपढ़ हैं। तो ये बेसिक नीड हमें पूरा करना। और हमारे देश में अगर अव्यवस्था के कारण हमारे बहुत सारे युवा पढ़ाई नहीं कर पाते, बहुत माँ बाप एजुकेशन नहीं दे सकते, नहीं करा पाते, तो उनके जीवन में उनका एक ही जो है उनके पास बचता है प्रैक्टिकल। तो स्किल डेवलपमेंट पे उनको फोकस करना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और पार्ट टाइम भी एजुकेशन लोग करते हैं तो वो भी करना चाहिए जो है। भाषा का ज्ञान होना चाहिए, रीडिंग राइटिंग होना चाहिए जो है, साथ साथ उसमें भी अपना वो ग्रो कर सकते हैं। तो वो तो हमारी मजबूरी हो गई कि भले हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमको काम करना है तो हमें काम करना चाहिए। और फिर हमको एजुकेशन का दर्द तो कहीं ना कहीं आता है, लेकिन काम हम कर ले जाते हैं। तो प्रैक्टिकल तो हमारे हाथ में बाद में तो प्रैक्टिकल ही बचता है ना। ये एजुकेशन का दौर खत्म होने के बाद तो आपको प्रैक्टिकल पे ही जीना है, लेकिन जब तक वो दौर है उस पर पूरा जो है ध्यान सिस्टम को भी दिलाना चाहिए, पेरेंट्स को भी देना चाहिए, और खुद जो अपना स्टूडेंट है उनको भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो दौर निकल जाएगा तो फिर आएगा नहीं। प्रैक्टिकल तो आपको पूरे जीवन एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। जी जी। एजुकेशन आपका दौर खत्म हो जाता है तो वो आपको नहीं मिलेगा। जी, ऐसा मेरा मानना है। भैया जैसे हम लोग देखते हैं कोटा वगैरह भी होता है, कोटे से बहुत सारे जो लोग हैं उनको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ओपन में आते हैं और मतलब वो कोटे से एडमिशन नहीं मिलता है। तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं मतलब ये सिस्टम थोड़ा कुछ बदलाव आए कि मतलब कोई ऐसा कुछ स्कीम निकाले सिस्टम, और मतलब जो सही में जेन्युइन है, जिनको पढ़ाई करना है, उनको वो स्कीम के तहत मतलब वो पढ़ाई कर सके। देखिए ये तो थोड़ा सा अलग विषय हो जाएगा। आरक्षण का व्यवस्था कहीं न कहीं अभाव में बनाया गया था, और जब से व्यवस्था बनाया गया था और वो व्यवस्था उस समय की जरूरत थी, नीड थी, और अभी भी नीड खत्म नहीं हुआ है। तो हमको ये चीजों में थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि जातियां हम कहीं घुस दे के अपर कास्ट में पैदा नहीं हुए, या कोई अगर ओबीसी या एससी में जाता है तो कोई गुनाह करके ऐसा तो है नहीं कि भाई वो पैदा हुआ है। लेकिन अभी रियल में आरक्षण व्यवस्था जो इस देश में है, उसमें मैं जब ग्रामीण इलाकों में जाता हूँ तो अभी भी मुझे लगता है कि नहीं, अभाव है। अभी भी कहीं न कहीं जो वो ओबीसी या दलित बस्ती में हम जाते हैं, एससी में, तो अभी भी वहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको कहीं न कहीं आरक्षण से जो बूस्टअप मिलता है वहाँ के बच्चों को,
तो ऐसा लगता है कि नहीं आरक्षण की वजह से वो थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लें, क्योंकि हमारा वो हमारे अंग है, हम सब एक है। हमारा भारत जो है 150 करोड़ की आबादी है, तो हमारा हर एक जो समाज है वो आगे आना चाहिए। तो जो हमारे सरकारों ने व्यवस्था बनाई है, हमारे जो संविधान ने व्यवस्था बनाया है, उसे जो है कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल इम्प्लीमेंट में रहना चाहिए। और किसी का नुकसान होता, मैं जरूर कहता हूँ कि कभी जो ओपन कास्ट के बच्चे हैं, एजुकेशन में जो व्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होता है, लेकिन वो इनके लिए कसौटी भी है ना, कि जो व्यक्ति को कसौटी पे खरा कसा किसको जाता है, जिसको आगे बढ़ना होता है। तो अगर उनको कसौटी पे कसा जा रहा है तो उनको खरा भी उतरना पड़ेगा जो है जी। तो उनको और भी जो है मेहनत से काम करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए कि मेरिट में वो आ जाए। तो चीजें, क्योंकि हमारी व्यवस्था है ना, जी जी व्यवस्था है, हमको चलना पड़ेगा लेके जो है। जी। तो बैसाखी तो हमको देना पड़ेगा ना हमारे किसी भाई को जो है। जी। तो वो व्यवस्था को हमें अभी उस व्यवस्था पे हमें बदलाव की बात नहीं करना चाहिए, हमें खुद के अंदर बदलाव की बात संकल्प लेके चलना चाहिए। जी। आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ दिख रहे हैं अभी आप? सबसे पहले तो जहां मैं हूँ वो बिल्कुल जो है राइट जगह हूँ, राइट चॉइस है हमारा, राइट लोगों के साथ हूँ, राइट लीडर के साथ हूँ। तो आने वाले समय में दायित्व तो आप काम करते जाते हैं तो बढ़ते जाता है। कल किसी ने देखा नहीं है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। बस आज में मैं जीता हूँ और आज के बारे में जो है मेरा आज अच्छा गया तो कल भी अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा करने वाला तो सबसे पहले मैं खुद हूँ। जी। खुद से ही जो है व्यक्ति का लड़ाई खुद से ही रहता है हर दिन जो है, क्योंकि व्यक्ति हम ही जो है अच्छा करते हैं, हम ही कुछ गलत करते हैं। तो करते जाएंगे तो आने वाले समय में आदमी का प्रोग्रेस, तो कल जहाँ था आज यहाँ बैठा हूँ तो कल आगे जाऊंगा कहीं और बैठेंगे। ये ऐसा ये प्रकृति का नियम है, ये हर किसी पे लागू होता है। जो आज कहीं जो बैठा हुआ है वो कहीं और होगा, हम जैसे आप जैसे युवा और कहीं होंगे जो है। जी। तो आशावादी दुनिया है और मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि मैं बिल्कुल आशावादी हूँ। आशावादी नहीं रहूंगा तो काम ही नहीं कर पाऊंगा जो है। तो जी जी। अभी एक बहुत ही लेटेस्ट चल रहा था ड्रग फ्री मीरा भाईंदर कीजिए, जिसमें प्रताप सरनाईक जी जो हमारे जो मिनिस्टर है वो बहुत ही एग्रेसिव होके भी मतलब उन्होंने सीधा यही चीज शाम दाम दंड भेद करो लेकिन ड्रग्स मीरा भाईंदर में नहीं चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया और पूरा बहुत सदानंद दाते साहब जो है और पांडे साहब जो है, तमाम लोग उन्होंने बहुत काम किया। बहुत सारे ड्रग्स यहाँ पकड़े गए, ड्रग्स पेडलर पकड़े गए। लेकिन ये सामाजिक दायित्व तो ज़्यादा बनता है कि हम अगर अपना अपना परिवार, अपना अपना बच्चा, अपना अपना अड़ोस पड़ोस आस पास ऐसे लोग जो है अनवांटेड लोग जो है, देखिए गांव में हम लोग रूरल बैकग्राउंड को जानते हैं। गांव में किसी का भी बच्चा होता था अगर गलत लाइन पे दिखा तो एक डर होता था उनके अंदर जो है, और वो एक व्यक्ति जो है पूरे गांव के यूथ को अपना बच्चा समझता था, अपना परिवार समझता था। पूरा गांव का गांव जो है सुदृढ़ रहता था और नशा मुक्त रहता। तो वैसे शहरों में वो चीज़ कल्चर डेवलप करना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी में जो है कोई भी अगर जो है ड्रगिस्ट बच्चा, कोई अगर ड्रग्स लेने वाला जो है, उनको अगर कोई जो है हमारे नज़र में आया तो हम उसको जो है जानने का कोशिश करें, रोकने का कोशिश करें, उसके माँ बाप को अपडेट करें, फिर जाके पुलिस प्रशासन को। तो जब यूज ही नहीं होगा तो आएगा कहाँ से? जी। आज यूज हो रहा है, डिमांड है तो सप्लाई है ना। जी। तो सप्लाई चेन को ढूंढने से अच्छा है कि हम यूज पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए जो है जड़ से खत्म करने की कोशिश करें। बिल्कुल जो है जी। क्योंकि आज हम सप्लाई रोक देंगे वो कहीं से लाएगा, कहीं से लाएंगे, सही बात है। आज इधर पता चला गुजरात के रास्ते से आ रहा है तो वो जो है पुणे के रास्ते से लाएगा। सब रास्ता है तो हो सकता है समुद्र से आ जाए, समुद्र से आ जाए, माल में आ जाए, ट्रांसपोर्ट में आ जाए। तो हम यूज ही बदल देवे ना जो है तो जाके रुकेगा। ये सामाजिक लड़ाई होगी जो है और सबको संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि आज कोई बच्चा ड्रग्स दिखा है तो वो आपका बच्चा होगा। हम अगर आपके बच्चे को देख लेंगे हो सकता है कल मेरा बच्चा होगा। आपके बच्चे को हम अपना बच्चा समझ के अगर उस पर हम कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे तो मेरे पे कभी वो नौबत नहीं आएगा। तो यही तो बोलता हूँ, दूसरे का दर्द अगर आप खुद पे लेंगे तो आप खुद दुखी कभी नहीं होंगे जो है। जी जी। ये चीज हमें जो है इस सोसाइटी को, इस समाज को अपना समझ के हमको देना है और बदलाव करना होगा, तो ही हमारा शहर बदलेगा। और ऐसे तमाम विषय है
कि हमें खुद को बदलना पड़ेगा और खुद चीज़ों पे हमें बदलाव का कोशिश करना पड़ेगा, तो ही बदलेगा। प्रशासन सिस्टम ये कितना करेगा जो है। जी जी ये शहर हमारा है, ये परिवार के जैसे हमको रहना पड़ेगा। जी। थोड़ी थोड़ी ये यहाँ की जो बुराइयां हैं वो दूर होंगी, हम्म, ऑटोमेटिक जो है हमारा शहर जो है बदल जाएगा। बहुत ही सुंदर मीरा भाईंदर, फ्यूचर का मीरा भाईंदर मैं देख रहा हूँ जो है, एक एग्जाम्पल बनेगा हमारा शहर ये आने जी। वाले समय में। जी। जाते जाते जो मीरा भाईंदर के जो लोग आपको इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, उनको क्या संदेश देंगे पॉडकास्ट के माध्यम से? आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम जैसे यूथ पे इसी तरीके से बना रहे और ईश्वर का आशीर्वाद रहे कि हमारा सामर्थ्य, हमारा शक्ति, हमारा सहनशीलता इसी तरीके से बना रहे कि आप लोगों के प्रति जो हमारा एक रिस्पेक्ट है, हमारा जो एक प्यार है, ये एक परिवार के जैसे रहे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, अपना हो पराया हो। समय समय पे हम सच्चाई बोलते हैं और हर समय राजनीति हमारे जीवन में हम नहीं लाते हैं। यह आचरण बना रहे और अच्छी चीज़ों पे फोकस्ड हम जैसे लोग करते रहे। युवाओं को भी मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति जो है जब इलेक्शन आए तो ही आप करो जो है। किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा में आप काम करते हो तो कहीं न कहीं इस मीरा भाईंदर परिवार का एक सदस्य मान के आप अगर काम करते हो तो निश्चित तौर पे जो है हमारा शहर भी बदलेगा और आपका रिस्पेक्ट भी जो लोगों के मन में रहेगा। भले कोई जानबूझ के आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है, कोई बात करता है, तो आप उसको तो बड़े शांति से आप लीजिए और फिर जो है वही व्यक्ति एक दिन आपका जरूर जो है बड़ाई करेगा। निश्चित तौर पे वो अपने एलिगेशन पे जो है उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं गलत था, वो व्यक्ति सही है। तो आप सभी लोग इस शहर को सुंदर बनाना है तो खाली विक्रम प्रताप सिंह सुंदर हो जाए या रजनीश जी सुंदर हो जाए उससे शहर नहीं बदलेगा। हम सब जो है अच्छे हो जाए और अच्छाई बुराई बताया ना कि दो नहीं है, एक ही है। एक ही व्यक्ति अच्छा होता है, एक ही व्यक्ति बुरा होता है, लेकिन मेजोरिटी में अच्छाई का सोचना, अच्छाई का इम्प्लीमेंट करना तो अच्छा हो जाएगा जो है। भैया ये पॉडकास्ट के बारे में क्या कहेंगे फाइनली? बहुत अच्छा प्रयास है और बिल्कुल जो है ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और हम जैसे जो यंग लीडर हैं जी, हमको भी सिखाते रहिए, आप भी सीखते रहिए जी। हम भी बड़े होंगे एक दिन, आप भी बड़े होंगे एक दिन, ये हमारा जो है मानना है जी। कि जो ये प्रयास रहा है आपका पूछने का, मेरा बताने का, मैं तो बता नहीं, हम आप पूछ नहीं रहे हो, हम अपने आप को सुन रहा हूँ, अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ और मैं ये अपेक्षा आपसे भी करता हूँ कि आप भी ऐसा समझिए कि हम अपने कैपिटल में बैठे, दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया के बारे में आज मीरा भाईंदर के बारे में बात कर रहे हैं जी। मैं ऐसा शुभकामना देता हूँ कि एक दिन हम पूरे महाराष्ट्र के बारे में बात करें। मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक बार पूरे हमारे नेशन के बारे में बात करें। तो हम तो सेम टू यू बोलते हैं कि आरजे रजनीश भी ग्रो करे और हम भी ग्रो करें जो है जी, क्योंकि हम भी अभी अपने आप को लर्नर मानते हैं जी और आप भी अपने आप को लर्नर मान के, और बहुत दूरी है जी, स्काई ऑफ द लिमिट है, हमको बहुत ऊंचाई पे जाना है जी, लेकिन घाई नहीं करना है, आराम आराम से जो है। क्योंकि किसी समय मेरे दिमाग में लगता था कि अब तो एमएलए बनने में लेट हो गया जो है, लेट हो गया, कुछ लेट होता नहीं है। जिस दिन अवसर आता है उस दिन वो आपका पहला दिन होता है और पहले दिन से लेके आप उसको जो है एंजॉय करते हुए अच्छा करने का कोशिश करते जाए, सब अच्छा होते जाता है जी। तो यही चीज आपके मीडिया जगत में है, यही चीज जो है हमारे फील्ड में है, चाहे हमारा बिजनेस का फील्ड हो, चाहे हमारा सोशल का फील्ड हो। तो बस अच्छा सोचो, अच्छा करने का कोशिश करते जाओ, अच्छा ही जो है संसार बन जाएगा, कम से कम आपका संसार तो अच्छा बनेगा जी। सो गाइस ये थे विक्रम प्रताप सिंह जी हमारे साथ में, जिन्होंने अपनी पूरी बैकग्राउंड भी बताया, यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ों को लेके भी अपनी पूरी बेपाक से यहाँ पे राय भी रखी और लास्ट में जाते जाते उन्होंने एक सजेशन भी दिया, जो जो चीज़ें हैं जब जब लिखी हुई है तभी वो चीज़ होने वाली है और वो सारी चीज़ों को लेके आप लोग कभी भी हार ना माने, बस लड़ते रहें। एक ही लाइफ है, एक ही ज़िंदगी है और इन फ्यूचर हम ये उम्मीद करेंगे, ये होप करेंगे कि फिर एक बार विक्रम प्रताप जी यहाँ पे आए और वो जब आए तब वो एमएलए का जो सीट है, जो एमएलए बन के आए यहाँ पे, और जितने भी जो एमएलए बनने के बाद में जो जो चीज़ें उन्होंने फेस की है वो सारी चीज़ें वो शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।